मित्रों, आज हिंदी उत्सव के अंतर्गत आयोजित इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय काव्य अनुष्ठान का आखिरी पड़ाव है। मैं सपना केकरे पूरे यूबीआई परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज 25 सितंबर है। इस आयोजन के आखिरी दिन हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं यूरोप और अफ्रीकी देशों के प्रतिष्ठित एवं विख्यात कविगण। आप सभी माँ हिंदी के उपासक हैं और यूबीआई मंच पर आज पहली बार अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं, तो उन सभी का हृदय तल से आभार और अभिनंदन। सभी श्रोताओं, उनका भी सबका अभिनंदन जो रोज हमें सुनते हैं, रोज हमारी हौसला अफजाई के लिए तत्पर रहते हैं। और अभी 2 लोगों के मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं कि दीदी कहाँ हो, अभी तक लाइव क्यों नहीं आई। बहुत 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 धन्यवाद इस प्यार के लिए। हम 8:30 पर डॉट चालू कर देते हैं कार्यक्रम, और ये आप सभी लोग समझते हैं कि समय की सीमा हम हमेशा पालन करते हैं। कुछ तकनीकी कारणों से कभी 4-5 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और आज का जो कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने कहा, अफ्रीकी देश और यूरोपीय देशों से हमारे माँ शारदे के उपासक आज हमारे साथ हैं। हिंदी के विभिन्न स्वर आपके सामने प्रस्तुत करने के पहले मैं आप सभी को ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि कल भी हम आने वाले हैं। आज तो ये 3 दिन का जो कार्यक्रम था वो समाप्त होने वाला है, लेकिन इसके अलावा भी कल एक खास कार्यक्रम है जो कि आप सभी लोगों ने देख चुके होंगे। हमारे पटल पे हमने उसका पोस्टर लगाया है। बच्चे आने वाले हैं छोटे छोटे से, जो अपनी पसंद की कविताओं का कविता पाठ करेंगे। जो हिंदी पढ़ते हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे, अंडर 18 एज ग्रुप है। बच्चे ही संचालन करेंगे, बच्चे ही उसका पूरा प्रारूप उन्होंने प्लान करके सारा तैयार किया है। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए कल जरूर आएगा। कल का समय थोड़ा बदला है क्योंकि बच्चों का टाइम समझ में थोड़े हिसाब से, उनके टाइमिंग के हिसाब से करना पड़ा है क्योंकि अलग अलग देशों से आए हैं। तो कल दोपहर को 2:30 बजे इंडिया टाइम और शाम को 5 बजे मलेशिया टाइम के हिसाब से आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मैं आप सबसे मिलवाती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का। आप अपने आप को अब अनम्यूट कर सकेंगे। सबका बहुत बहुत हृदय तल से आभार आज समय देने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते हैं आज हमारे जो खास मेहमान हैं अफ्रीका से आए हैं और हमारे खास मेहमान यूरोप से आए हैं। और आज हमारे जो संचालक हैं वो जो है अजय जी हैं। आप सभी ने पोस्टर पे जरूर पढ़ लिया है, लेकिन मैं उनका तारुफ आपसे कराए बिना कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। हालांकि अजय जी को कौन नहीं जानता। अजय जी, बहुत बहुत आभार आज के कार्यक्रम की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, इसका अवसर देने के लिए। आपने इतना समय दिया। इतने चुनिंदा जो मोती और हीरे कहना चाहिए माँ शारदे के प्रेमी और माँ शारदे के जो जिनके ऊपर इतनी कृपा है, आप उनको समेट के लेके आए हैं इस छोटी सी बगिया में हमारी यूबीआई की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मैं तारुफ क्या कराऊं, जो आपको जानते हैं वो मुझे लगता है छोटे से तारुफ से ज्यादा आपके बारे में जानते होंगे। पर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए और जैसी मुझे हिदायत मिलती रहती है कि परिचय मेरा छोटा देना, हमारे अजय जी भी हमेशा ये कहते हैं कि आप छोटा रखिए परिचय, ज्यादा नहीं। पर छोटे परिचय नहीं हो सकते इतने बड़े बड़े व्यक्तित्वों के। तो मैं जरूर आपका तारुफ कराना चाहूंगी। सर जो है अजय जी सीए हैं, हालांकि सीए हैं, एमकॉम है, सीपीए हैं, लेकिन फिर भी हिंदी की विभिन्न रसों में वो रचनाएं करते हैं, विभिन्न विधाओं में वो रचनाएं करते हैं और हिंदी की इतनी सेवा करते हैं कि बाहर रह के, आज देश से बाहर रह के, आज वो तंजानिया में वर्तमान में रहते हैं, पूर्वी अफ्रीका में, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी सेवा, हिंदी की इतनी सेवा में प्रयासरत है कि आप सोचिए 3 संस्थाएं हैं जिनमें एक जगह वो संस्थापक हैं हिंदी अहम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य मंच, संयोजक हैं रचनाकार मंच के, और उसके अलावा वो मार्गदर्शक और मुख्य परामर्शदाता हैं अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच के। अब इससे ही आप समझ जाइए कि सर कितनी सेवा हिंदी की कर रहे हैं। बाहर रह के, देश से इतनी दूर रह के अपनी जड़ों से जुड़ना आसान नहीं होता।
बहुत बहुत आपको साधुवाद अजय जी, आप इतने मन से लगे हुए हैं हिंदी का परचम फहराने में, और इनका जो संदेश है वो बहुत प्यारा संदेश है, जिसके साथ मैं सर को आमंत्रित करूंगी। उसके पहले ये भी बताऊंगी कि विभिन्न कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ तो करते रहे हैं, इसके अलावा श्रद्धेश कवि संतोषानंद जी, कवि सुरेंद्र शर्मा जी, कवि अशोक चक्रधर जी, ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकारों के साथ में मंच साझा करने का इन्हें अवसर मिलता रहा है। और लाइव की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ग्राउंड लेवल प्रोग्राम्स की बात कर रही हूँ। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से साइंस टीवी चैनल सहित अनेक सोशल मीडिया पटलों पर भी आपने काव्य संयोजन किया है, संचालन किया है, प्रस्तुत किया है, और विश्व कीर्तिमान प्राप्त साझा संकलन सहित विभिन्न पत्रिकाओं में इनकी कविताओं को स्थान मिलता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, मुझे लगता है के कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल मतलब हालांकि बहुत ज्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी तो मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि हमारे मंच में तो आप पहली बार आए हैं, और मैं चाहूंगी कि सब आपसे जुड़े, आपके बारे में जरूर जाने, और मतलब इतनी बड़ी प्रतिभा के धनी, इतनी इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप हैं कि छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है मेरी तरफ से, पर मैं संदेश जो आपका है वो दिए बिना आगे नहीं बढ़ूंगी। अंधेरों पे न हिचक हो, अधरों पर न हिचक हो, न लेखनी कुशंका, अधरों पे न हिचक हो, न लेखनी कुशंका, हिंदी है हम बजा दें हिंदी का जग में डंका। इसी स्वर से मैं आपका स्वागत करती हूँ और मंच की बागडोर आपको सौंपती हूँ, और सभी कविगण आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, इतना इतना अच्छा परिचय देने के लिए। जी, बहुत बहुत आभार आपका। और मित्रों नमस्कार, जैसा हम सबको पता है कि आज हम यूनाइटेड बाई इंक के पटल पर उपस्थित हैं और 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय काव्य अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है, और हम यूरोप और अफ्रीका के स्वर लेकर के आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं सारे अपने मित्रों से परिचय करा देता हूँ, जो यहाँ पर विस्तृत परिचय तो उनका क्रम आने पर ही दूंगा, लेकिन फिर भी कि हमारे बीच में आदरणीय सरिता शर्मा जी हैं, बहुत अच्छी कवित्री रचनाकार साहित्यकार हैं, केन्या से हमारे साथ जुड़ी हैं। कल्पना पारिक जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं केन्या से, बहुत अच्छी रचनाकार हैं वे भी। इंदु नांदर जी हमारे बीच जर्मनी से जुड़ी हैं, कई वर्षों तक उन्होंने हिंदी का डंका इंडोनेशिया में बजाया, उसके पहले भारत में थी, अभी वे जर्मनी में आ गई हैं, अब हम उनको यूरोपियन कह सकते हैं। और हमारे साथ में मधु चौरसिया जी हैं यूके से हमारे बीच में आज अच्छी खासी तादाद में लोग हैं और एक से एक प्रतिष्ठित लोग हैं। हमारे साथ आशुतोष भाई है यूके से, आस्था देव जी यूके से विद्यमान है, सारे के सारे बहुत अच्छे रचनाकार हैं और एक से एक इनके काव्य संग्रह काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। और स्वयं हमारे बीच में सपना शिवानी केकरे जी विद्यमान है, जो यूबीआई की संस्थापिका हैं, इनके बारे में भी मैं विस्तृत परिचय कराऊंगा। और अब कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे, 5-7 मिनट हम वैसे भी लेट हो गए थे और मेरा परिचय देने में सपना जी ने बहुत ज्यादा समय लगा दिया। सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज हम 8 लोग हैं इस पटल पर, और माता सरस्वती को भी हम पटल से जोड़ते हैं, माँ शारदे को भी जोड़ते हैं, वंदे वाणी विनायक को। तो ध्यान धरते तुम्हारा हे माँ शारदे, ध्यान धरते तुम्हारा हे माँ शारदे, आज हिंदी का उत्सव मने धूम से, ध्यान धरते तुम्हारा हे माँ शारदे, आज हिंदी का उत्सव मने धूम से, शुभ्र वस्त्रा शुभा शक्ति शब्दार्थ की, शुभ्र वस्त्रा शुभा शक्ति शब्दार्थ की, वीणा पाणी माँ वाणी जुड़ो झूम से, आज हिंदी का उत्सव मने धूम से। तो हमने माँ शारदे को जूम से कनेक्ट कर लिया है, अब हमारे साथ में विद्यमान है और आशा है विश्वास है कि हमारा कार्यक्रम अच्छा ही होगा, सफल कार्यक्रम का रूप लेगा ये। और मैं आदरणीय सरिता शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे माँ शारदे के चरणों में काव्य सुमन अर्पित करें। आदरणीय सरिता शर्मा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। मैं अपनी कविता को माँ शारदे की वंदना समर्पित करती हूँ आप सभी को। हे शारदे माँ, मेरी शारदे माँ, है कर बद नमन आपको शारदे माँ, हे शारदे माँ, मेरी शारदे माँ,
है करबद्ध नमन आपको शारदे माँ। है हंस वाहनी तो पद्मासनी माँ। शुभ्र वस्त्र अनुपम तमोनाशिनी माँ। है हंस वाहनी तो पद्मासनी माँ। शुभ्र वस्त्र अनुपम तमोनाशिनी माँ। है तेरी शरण में, है तेरी शरण में हमें तार दो माँ। यही प्रार्थना है मेरी शारदे माँ। हे शारदे माँ, मेरी शारदे माँ। है करबद्ध नमन आपको शारदे माँ। तुम्ही सुर की देवी हो, संगीत तुमसे है, वेदों उपनिषदों का भी सार तुमसे। तुम्ही सुर की देवी है, संगीत तुमसे है, वेदों उपनिषदों का भी सार तुमसे। करो दीप प्रज्वलित, करो दीप प्रज्वलित ज्ञान का शारदे माँ। ओ विद्या की देवी है वरदायिनी माँ। हे शारदे माँ, मेरी शारदे माँ। है करबद्ध नमन आपको शारदे माँ। करो इतनी कृपा, लिखो रोज कविता। करो इतनी कृपा, लिखो रोज कविता। बहे रोज शब्दों में भावों की सरिता। हे करुणामयी हम पे, हे करुणामयी हम पे करुणा करो माँ। फंसे हैं भंवर में हमें तार दो माँ। हे शारदे माँ, मेरी शारदे माँ। है करबद्ध नमन आपको शारदे माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार सरिता जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी शानदार आपने वंदना पढ़ी, आपने पहले नहीं बताया, नहीं तो आपको और हम कविता और वंदना पढ़वाते। बहुत सुंदर सरिता जी। मैं बताऊं सपना जी, मैं कोई व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। मैं सरिता जी को जब भी याद करता हूँ तो ज्यादातर भारत में रहती है, कभी माता जी की सेवा में, कभी पिताजी की सेवा में, पता नहीं किस किस की सेवा में रहती है। आज भी, इस बार भी मैं सोच रहा था कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी, लेकिन मिल गई। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे बीच में जो सरिता शर्मा जी हैं, ये मूलतः हरियाणा की है और आप हिंदी की शिक्षिका रही हैं और पिछले कई वर्षों से हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न है। अगर आप सब लोग आदेश करें तो क्यों ना मैं सरिता जी की एक कविता और सुन लेता हूँ इसी क्रम में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सरिता जी, आप पुनः अपनी मधुर ध्वनि लेकर के आइए। आपसे अनुरोध है कि इस पटल को फिर से सुवासित करें। सरिता शर्मा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। और नमस्कार, मैं सरिता शर्मा केन्या नैरोबी से इस मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। अजय जी आपका, सपना जी और यूबीआई मंच का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस हिंदी उत्सव के समारोह में अपने भाव व्यक्त करने का जो सौभाग्य दिया है। और मंच पर सभी कवि कवित्रियों को मैं प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि अजय जी ने कहा कि 2 सालों से मैं हिंदी की सेवा में लगी हुई हूँ, तो मैं आज जो कविता आपके सामने रखने जा रही हूँ वो है नजरें, नजरों की भाषा। और जैसा कि अभी समय भी बहुत काफी हमारा खराब चला था, कोरोना काल था, लेकिन इसमें एक सकारात्मक चीज ये भी हुई कि यहाँ पर साहित्य का डंका जो है वो हर जगह बजा। तो इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ यूबीआई मंच का और अन्य सभी मंचों का जो साहित्य का परचम लहरा रहे हैं। तो अपनी कविता शुरू करने से पहले 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि बेवफा दिमाग ने लाख कोशिशें की दर्द को दिल में छुपाने की। बेवफा दिमाग ने लाख कोशिशें की दर्द को दिल में छुपाने की। नजरें वफादार थीं
जिन्होंने देर ना की बताने में। जी हाँ, नजरों को दिल का आईना भी कहा जाता है, और जो बात हमारे दिल में होती है वो हमारी नजरों से बयां हो जाती है। ऐसे ही कुछ नजरों से, हो सकता है ये आपका नजरिया ना हो, मेरा ही नजरिया हो, तो मैं मिलवाती हूँ अपने नजरिए से और अपनी रचना से नजरों की परिभाषा। क्या बात है सरिता जी, स्वागत सुनिएगा। है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नजरों से नजरों की भाषा, नजरों से नजरों की भाषा, बस नजरों ने जानी है। कुछ बोली कुछ मान रही, और कुछ नजरें अनजानी है। क्या बात है, कुछ क्या बात है। नजरें अनजानी है। एक नजर से मिलवाती हूँ। लाज शर्म का पर्दा नजरें जब पलकों पर रखती है, लाज शर्म का पर्दा नजरें जब पलकों पर रखती है, झुक जाती वो नजरें लेकिन मंद मंद मुस्काती है। ये नजर कितनी भोली है, ये नजर कितनी भोली है, भोलापन दर्शाती है। नजरों से नजरों की भाषा, बस नजरों ने जानी है, बस नजरों ने जानी है। जब नजरें प्यार की बातें करती है, जब नजरें ममता दुलार और प्यार की बातें करती है, मौन भले वो रहती नजरें करुणा कितनी बरसाती है। ये नजरें कितने भावुक है, ये नजरें कितनी भावुक है, भावनाएं दर्शाती है। नजरों से नजरों की भाषा, बस नजरों ने जानी है, बस नजरों ने जानी है। और एक नजर ऐसी भी होती है कि कुछ नजर दुख दर्द समझ कर जज्बाती हो जाती है, कुछ नजरें दुख दर्द समझ कर जज्बाती हो जाती है। आंख मूंद कर प्रार्थना और सजदों में झुक जाती है। ये नजरें कितनी सच्ची है, ये नजरें कितनी सच्ची है, हृदय स्पर्श कर जाती है। नजरों से नजरों की भाषा, बस नजरों ने जानी है, बस नजरों ने जानी है। कुछ नजरें अंदाज अदा से कितना कुछ कह जाती है, कुछ नजरें अंदाज अदा से कितना कुछ कह जाती है। कुछ आकर्षक कुछ प्रेमी सी कुछ घायल कर जाती है। ये नजरें कितनी चंचल है, ये नजरें कितनी चंचल है, हर पल मन भटकाती है। नजरों से नजरों की भाषा, बस नजरों ने जानी है। और एक अंतिम नजर से मिलाती हूँ कि कुछ नजरें पहचानी है पर अनजानी सी लगती है, कुछ नजरें पहचानी है पर अनजानी सी लगती है। बुरे वक्त में फंसे अगर नजरें नजरों से चुराती है, बुरे वक्त में फंसे अगर नजरें नजरों से चुराती है। ये नजरें कितनी स्वार्थी, ये नजरें कितनी स्वार्थी, कभी काम ना आती है। नजरों से नजरों की भाषा, बस नजरों ने जानी है। कुछ बोली कुछ मौन रही, और कुछ नजरें अनजानी है। और अजय जी, मौका मिला है तो दो चार नजर जो छोटी मोटी उन्हें भी बयां कर देती हूँ कि नजरों की भाषा अपने ही अंदाज है,
नजरें कभी जानी तो कभी अनजान है, नजरें कितने ही भावों से भरी पाताल है, नजरें कभी शांत तो कभी बेचैन है, नजरें कभी एकांत में भी छीन लेती चैन है, नजरें कभी खुश तो कभी दुख से बोझिल है, नजरें कभी प्यार के रंगों में रंगी गजलें हैं, नजरें कभी हदों से भी पार है, पत्थर पे पड़ जाए तो डाल देती दरार है, नजरें कभी मदरा में डूबी हुई बोतल है, और नजरें कभी नफरत में जलती मशाल है, नजरें कभी समर्पण और कभी त्याग की मिसाल है, जिनको समझना कठिन ही नहीं और कभी आसान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत सुंदर सरिता जी। मैं तो आपकी नजर चश्मे के अंदर से भी इतनी कामयाब, इतनी कदावर नजर है आपकी, सलाम है आपको। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चश्मे वालों की चार नजरें होती है ना, सपना जी जैसे, आशुतोष भाई है, मधु जी है, सरिता जी है ना, इन सबके चार नजर ज्यादा देख पाते हैं। तो मुझे लगता है इसी वजह से इतनी अच्छी कविता करते हैं सरिता जी, बहुत शानदार कविता, लाजवाब। और मतलब नजरों की बात अच्छी कविता करने के लिए चश्मा लगवा ही लेना पड़ेगा। जी मैं भी इसीलिए देखिए, इंदु जी भी चश्मा दिखा रही है, क्या बात है। तो सरिता जी सुनिए कि अभी तिरछी नजर की वार के एहसान बाकी हैं। आपने तिरछी नजर की तो बात ही नहीं की। जी जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन तिरछी नजर ना कहकर मैंने कहा अदा से, अदाएं भी होती है ना। तो मैं अब उन अदा की भी बात करता हूँ। मैं वो अदाएं जो होती है उनको हम नशीली नजर बोलते हैं, है ना। तो अभी तिरछी नजर की वार के एहसान बाकी है, लगाने प्रीत पे मेरी उन्हें इल्जाम बाकी है। अभी तिरछी नजर की वार के एहसान बाकी है, लगाने प्रीत पे मेरी उन्हें इल्जाम बाकी है, और नशीले नैन का साकी नशा अब तो नहीं चढ़ता। ये अदा वदा सब खत्म। और नशीले नैन का साकी नशा अब तो नहीं चढ़ता, प्याले और भर लाओ छलकने जाम बाकी है, प्याले और भर लाओ छलकने जाम बाकी है। तो एक ऐसा ही छलकता हुआ जाम हमारे बीच में उपस्थित है। कल्पना पारिक जी हमारे बीच में केन्या से आती हैं। आप मुंबई और राजस्थान से, पहले तो मैं बात करूंगा, आप ऐसे क्यों कहते कि मुंबई और राजस्थान, तो एक कर्म भूमि होगी, एक जन्मभूमि होगी, या एक मायका होगा, एक ससुराल होगी, कुछ तो होगा। तो आप मन के भावों को कलम के माध्यम से कागज पर उतारने में सिद्धहस्त हैं, क्या बात है। आपने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में सृजन किया है। हिंदी देश पत्रिका की आप सह संपादिका भी है। कि आप कहती हैं कि आप लिखने का शौक रखती हैं और बोलने में इतनी माहिर नहीं है। ये आपने मुझे बताया, बहुत अच्छी बात है। और इसकी वास्तविकता जानने के लिए तो मुझे आपके पतिदेव से बात करनी पड़ेगी, तब मुझे पता चलेगा कि आप बोलने में कितनी माहिर हैं या नहीं। पतिदेव के सामने तो सभी माहिर है। बहुत स्वागत है कल्पना जी आपका। जी नमस्कार अजय जी, सपना जी और सभी मेरे दोस्तों। कविता में मैं कल्पना पारिक, नैरोबी केन्या से। और सबसे पहले मैं अजय जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा और सपना जी और मेरे सभी दोस्तों से मिलाया। और सभी कल्पना के अथाह सागर में सभी कवि गोते खाते हैं, तो मैं भी अपनी कल्पनाओं से अपने शब्दों को कोरे कागज पर अपनी कलम के माध्यम से उतारती हूँ। तो उन्हीं शब्दों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जाऊंगी। और मैंने भी कुछ कोशिश की है। तो यहाँ आज मैंने कुछ ख्वाब सजाए हैं, और ख्वाब तो सभी देखते हैं, ख्वाब देखना किसी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही कुछ ख्वाब हैं जो शायद सभी लोग उन ख्वाबों से अपने आप को जोड़ेंगे। सभी कहीं ना कहीं उन ख्वाबों में अपने आप को ढूंढेंगे भी कि हाँ, सब ख्वाब तो सभी देखते हैं। और जब उन ख्वाबों में कोई अपना मिलता है तो हमें और अच्छा लगता है। कभी कभी हम ख्वाबों में जो चले गए हैं, माँ बाप जो चले गए, वो जब ख्वाबों में आते हैं तो और हमारा दिल और भी खुश हो जाता है। पर हाँ, ख्वाब तो सभी को देखना अच्छा लगता है। ख्वाब होते हैं जो सभी देखते हैं, और कविता लिखता भी है, चाहता भी है कि अपने ख्वाबों को एक कोरे कागज और कलम पर उतारूं। यहीं पर मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। हर किसी का एक ख्वाब होता है, और हर उम्र में भी हर एक ख्वाब सभी का पलता है। ख्वाब और सपने ना तो
ख्वाब और सपनों में हो तो जिंदगी में एक सूनापन रहता है, इसलिए हमें सपने देखने चाहिए। मैं आज आपको एक लव स्टोरी वाला सपना सुनाने जा रही हूँ। एक सपने में भी हर किसी का सामना जिंदगी में, इस सपने से हर किसी का सामना जिंदगी में एक बार होता ही है। आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। सपना जी देखिए, सुनिए सपना बता रही है जी। जी स्वागत है कल्पना जी। आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगी अपनी रचना के माध्यम से। एक शेर से शुरू करती हूँ। आवाज क्लियर है मेरी? एकदम शानदार, शंख भी बज गया अभी तो आवाज और अच्छी आ रही है। थैंक यू। एक अजनबी सा ख्वाब था, वो मुसाफिर भटका हुआ। एक अजनबी सा ख्वाब था, वो मुसाफिर भटका हुआ। मेरे सपनों में आकर, मेरे सपनों के सफर में आकर अचानक वो मिल गया। थी अंधेरी रात, ख्वाबों में चहल करता रहा। बुन रही थी ख्वाब में, दिल में उसने दस्तक जो दिया था। बुन रही थी ख्वाब, दिल में उसने दस्तक जो दिया था। अब मैं ख्वाबों में ले चलती हूँ, इस रचना से आप सभी जुड़े। ख्वाब हो तुम मेरे ख्वाब की मूरत हो। ख्वाब हो तुम मेरे ख्वाब की मूरत हो। ख्वाबों में आकर इस कदर तुम समाते हो। अनछुई सी छुअन से तुम छू जाते हो। ख्वाब हो तुम मेरे ख्वाबों की मूरत। ख्वाब हो तुम मेरे ख्वाबों की मूरत। ख्वाबों में आकर तुम इस कदर समाते हो। अनछुई सी छुअन से तुम मुझे छू जाते हो। एक प्यारी सी अनजानी सी मुस्कुराहट अंधेरी रातों में तुम इन अखियन में दे जाते हो। एक प्यारी सी अनजानी सी मुस्कुराहट अंधेरी रात में इन अखियन में तुम दे जाते हो। चांदनी सी चमक उठती हूँ मैं, चांदनी सी चमक उठती हूँ मैं, फूलों से खिल उठती हूँ मैं। एक प्यारी सी मुस्कुराहट पाकर खुशी से झूम उठती हूँ मैं। एक प्यारी सी मुस्कुराहट पाकर खुशी से झूम उठती हूँ। जब मेरे सपने में तुम अपने सपनों को सजाते हो। सच कहो एक ख्वाबों के शहजादे तुम कहाँ से आते हो। सच कहो एक ख्वाबों के शहजादे तुम कहाँ से आते हो। इतने प्यारे सपने तुम सपनों में कैसे सजाते हो। जरा बताओ ना तुम ये कल्पना कैसे कर जाते हो। जरा बताओ ना तुम ये कल्पना कैसे कर जाते हो। जब आप सपने देखते हैं और सपनों में किसी को सोचते हैं और अचानक से आपके सपनों में आ जाता है, तो सब क्या सोचते हैं, गौर फरमाइएगा। आप तो आप हो, पर सपनों में तुम मेरे बन जाते हो। आप तो आप हो, पर सपनों में तुम मेरे बन जाते हो। मेरे ख्वाब हो तुम क्यों अधूरे से हो। मेरे ख्वाब हो तुम क्यों अधूरे से हो। हाँ, कल मैंने एक सपना देखा था। सपनों में प्यारा सा चेहरा देखा था। देखा करती थी जिसको कभी खिलखिलाते हुए, उसको हकीकत में कल ख्वाबों में देखा था। देखा करती थी जिसको हकीकत में हमने कल उसको ख्वाबों में देखा था। वो महज एक ख्वाब था, पर हाँ, हकीकत न था। वो महज एक ख्वाब था, पर हकीकत न था। पर वह मेरा अपना था। मेरा वो ख्वाब, मेरी वो कल्पना। मेरा वो ख्वाब, मेरी वो कल्पना मेरे सामने, मेरे ख्वाबों में था। आगे सुनिएगा। रात हल्की सी धुंधलाई थी, मेरे ख्वाबों में एक चमक सी आई थी। रात
हल्की सी धुंधलाई थी, मेरे ख्वाबों में एक चमक सी आई थी। झूम उठे थे मन उमंग, झूम उठे थे मन उमंग। अभी देखा जो हकीकत में उसको, अभी देखा जो हकीकत में उसको, आज सपनों में ही सही, आज सपनों में ही सही, एक प्यारी सी मुलाकात थी। आज प्यारी सी मुलाकात उसके साथ में थी। ख्वाबों में ही खींच लाई थी उसको, ख्वाबों में ही खींच लाई थी उसको। वह देखकर धीरे से मुस्कुराया था। हाथ पकड़कर उसका मैंने उसको न छोड़ने का कसमें जो खाई थी। किया था उसने भी मुझसे कुछ वादा ऐसा था। आंखें उसकी नसीली थी, वह आंखों से कह रहा था। आंखें उसकी नसीली थी, वह आंखों से कह रहा था। लब मेरे खामोश थे, मन में एक हलचल थी। लब मेरे खामोश थे, मन में एक हलचल थी। मैं भी उसको चोर नजरों से बार बार देख रही थी। मैं भी उसको चोर नजरों से बार बार देख रही थी। पर वह रात धीरे धीरे सुबह की किरणों में समाई थी। पर वह रात धीरे धीरे सुबह की किरणों में समाई थी। जब पक्षी की चहचहाट कानों में मेरे आई थी, जब पक्षी की चहचहाट कानों में मेरे आई थी। वो निर्दयी सूरज ने आकर मेरे ख्वाबों को जगाया था। उस दिन मुझे गुस्सा सूरज पर बहुत आया था। उस दिन मुझे गुस्सा सूरज पर बहुत आया था। सिर्फ सपनों में ही वो मेरा था। हकीकत में कहाँ अब वह मेरा था। हकीकत में कहाँ अब वह मेरा था। हकीकत में कहाँ अब वह मेरा था। धन्यवाद। शानदार, आप तो सपनों में ले गई, सबको सपनों में ले गई। पता नहीं कौन जो सपने देखता हो, सब अपने अपने सपनों के बारे में सोच रहे हैं। बस यही मेरी चाह थी कि सब लोग अपने अपने सपनों में चले जाए और सभी को अच्छा लगे, कुछ पसंद आए और सब अपने आप को उससे जोड़ ले कुछ समय के लिए। आपने तो सूरज को भी निर्दयी कर दिया, मतलब आप तो चाहते कि सवेरा हो ही ना। क्या बात है। हाँ, जब सपने देखते तो लगता है ना सवेरा हो ही ना, फिर वो सपना चलता रहे। बहुत अच्छा। सपना जी एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये राधा बन गई है और सपने में किसी कृष्ण कन्हैया को देख रही है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धन्यवाद। और 2 लाइन मुझे याद आती है इस पर कि जब राधा जी ऐसे देखती हैं सपना तो कहती हैं कि कन्हैया तेरो दर्शन बहुरी कब मिलेगो। बहुरी बोलते हैं फिर, वाह, सपनों में आ रहे हो फिर कब मिलोगे। कि कन्हैया तेरो दर्शन बहुरी कब मिलेगो। सपनों से बाहर आके किशन कब मिलेगो। सपनों से बाहर आके किशन कब मिलेगो। तो ऐसा ही कुछ सपना हो गया मुझे लगता है। क्या बात है, सच में ये तो सपना हर राधा देखती है कि किशन जी कब हमारे समक्ष आएंगे और कब हमसे परोक्ष रूप में मिलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल्पना जी की कल्पना भी कुछ राधा से कम नहीं लग रही थी कविता पढ़ते। बिल्कुल। थैंक यू अजय जी, मेरी कलम ऐसे ही चलती है, पता नहीं क्यों। मेरा संयोग रस, श्रृंगार रस, बस उसी से मैं कुछ अगर लिखना चाहूँ तो कुछ लिख नहीं पाती हूँ। जब मैं कुछ सोचती हूँ कुछ अलग लिखूं, पर लिखा कुछ ऐसा ही जाता है। बहुत सुंदर। मेरे पास आपसे पूछने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं बाद में पूछूंगी। आप बोलती कि ख्वाबों को कोरे कागज पर आप उतारती हैं। भाई ऐसा कौन है जो मुझे बताए कि भरे कागज पे ख्वाब उतारता, कोई और है क्या? और दूसरा आपने बोला कि मुंबई और राजस्थान, ये आपने बताया नहीं मेरे को। 2 जगह से आप कैसे आती हैं? मुंबई से इसलिए कि ससुराल, बस जो आप बोल रहे थे, ससुराल मुंबई और राजस्थान तो दोनों से ही जुड़े हुए हैं। और अभी आप लोगों से अफ्रीका में, तो अफ्रीका तो लिखना ही भूल गए थे। अभी अफ्रीका तो हो गए 20 साल रहते हुए। नहीं, वहां से तो आती है, अफ्रीका में तो है अभी, इसलिए शायद नहीं लिखा होगा। जी। अब मैं बोलता हूँ कि हमारे बीच में इंदु नांदल जी आती हैं। कहाँ से बोलूं, आप आती हैं इंडोनेशिया से आती हैं। वैसे आप हरियाणा रोहतक की है मूल रूप से, और वर्तमान में आप जर्मनी में हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं, शिक्षाविद हैं, संचालिका हैं, लेखिका हैं और यूट्यूबर हैं। आपकी स्वरचित कविताएं ऑल इंडिया रेडियो पर कई वर्षों तक
आपने पाठ किया है ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी कविताओं का, और आप वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रही है। आपका इंदु जी बहुत बहुत स्वागत है, और आप अपने इस पटल को अपनी मधुर वाणी से सुभाषित कीजिए। आपका बहुत बहुत आदर के साथ अनुरोध है कि आप इस पटल पर आए। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर परिचय के लिए। परिचय आप ही का है तो सुंदर होना स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इंदु नांदल जर्मनी से, और मैं आप सबको आदर व प्रेम भरा प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी आदरणीय सपना केकरे जी के प्रति, जो यूबीआई की संस्थापिका हैं। मैं उन्हें 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय काव्य अनुष्ठान की सफलता पर दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि वे यूं ही कवियों के मेले लगाती रहें और भावनाओं के इस सागर से सारी दुनिया को सींचती रहें। मंच को, सभी कवि कवियत्रियों को व सभी सुनने वाले दोस्तों को आदर भरा प्रणाम। हिंदी दिवस है तो मैं कबीरदास जी के दोहों से अपना काव्य पाठ आरंभ करना चाहूंगी। मैं 3 देशों को अपनी प्रिय हिंदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। पहला देश जिसमें मैंने सीखी हिंदी, और सभी गुरुओं को जिन्होंने मुझे इस सुंदर भाषा का ज्ञान दिया। उसके बिना ये काव्य पाठ भी अधूरा है अगर मैं उनको धन्यवाद नहीं करूं हिंदी दिवस पर। तो हिंदुस्तान में मैंने हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया, वहां पर सीखी ये प्यारी हिंदी, और मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर इसका अपनी कविताओं का पाठ किया। वो सिर्फ उनकी वजह से ही, उन गुरुओं की वजह से ही, और कबीरदास हैं और गुरु की बात नहीं करे तो असंभव है। ये हमारी प्यारी संस्कृति है। तो और दूसरा देश, इंदु जी एक बात बताइए, आपने हरियाणवी भी तो आती होगी आपको? कति आवे है। ये हरियाणी है। कति आवे है भाई। घनी आवे। हाँ, घनी नहीं आवे। हाँ, घनी आवे है, बहुत बढ़िया आवे है। तो गर्व है मुझे भारतीय होने पे, हरियाणवी होने पे, और सब देशों का जो मैं ये जो बोलते हैं ना शहद प्राप्त कर रही हूँ। मैं पहले मैंने भारत में ज्ञान प्राप्त किया, फिर मैं इंडोनेशिया का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जहाँ के लोग जो हैं कला प्रेमी हैं और इतने शांत हैं। तो जो वातावरण है जो कवियों को चाहिए होता है, शांत मन, तभी आप लिख सकते हैं, सुंदर भाव तभी आएंगे। और मेरे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया, 5 साल मैंने हिंदी पढ़ाई, और तो इसलिए कबीरदास जी को मैं बहुत मानती हूँ। और फिर जर्मनी, यहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं, और जो वातावरण है वो मुझे प्रेरित करता है कि मैं कविताएं लिखूं। तो इन सभी देशों का बहुत योगदान है हिंदी को आगे बढ़ाते रहने का। तो कबीरदास जी कहते हैं, मलिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। तो ये सच्चाई है, सबकी बारी आएगी। तो इस हकीकत से हम जितना जल्दी मान लें, हाँ, और जुड़ जाएं, तो इतना मन हमारा जो है सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं जो अनवांटेड है। तो ये था जो सच्चाई। और दूसरा है जो कबीरदास जी का दोहा, धीरज पर, धैर्य। हम सबको एक धैर्य रखना चाहिए, जो इस काल में हमें बहुत सिखाया, कोरोना काल ने। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कितने ही घड़े आप डाल लो, परंतु ऋतु आने पर ही फूल खिलेंगे। तो और प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये दोनों दोहे मैंने प्रकृति से लिए हैं, क्योंकि जो प्रकृति है हमारी सबसे बड़ी गुरु है। और मैं प्रकृति पे बहुत लिखती हूँ, और मैं दिल से करीब हूँ प्रकृति के। तो मेरी कविता भी इसी विचार पर टिकी है, जैसे प्रकृति हमारा ख्याल रखती है। कोई शिकायत नहीं करती है प्रकृति, सिर्फ ख्याल रखती है हमारा, बिना शिकायत किए। अगर ऐसे ही हम अपने देश का, अपने देशवासियों का, व सारी दुनिया के प्राणियों का ध्यान रखें, तो सारी धरती जो है वो स्वर्ग बन जाएगी। क्या बात, क्या बात। सारी धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो दोस्तों, मेरी कविता का शीर्षक है पेड़।
यहाँ मैंने पेड़ का पर्सोनिफाई किया है, पर्सोनिफिकेशन किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी कविता जो है वो पसंद आएगी। एक पेड़ खड़ा है तन्हा सा, एक पेड़ खड़ा है तन्हा सा, झुर्रियों को पत्तों में छुपाता सा, मजबूरियों में जकड़ा सा, क्या करे इस सोच में डूबा सा, लगे भीष्म पितामह सा, लगे भीष्म पितामह सा, तपती किरणों से बचाता सा। हमें पेड़ जो है छांव देता है, तो तपती किरणों से बचाता सा, शीतल आंचल में छुपाता सा, ममता की टहनियों पर झुलाता सा, खिला औरों को हर्षाता सा। जैसे माँ होती है, अपनों को खिला खिला के खुश होती है, उसका पेट उसी में भर जाता है। ऐसे ही पेड़ है, आदरणीय पेड़ है, सबको अपने फल देता है, मिठास भर देता है जीवन में, और उसी में खुश रहता है, कुछ नहीं मांगता हमसे बदले में। तो ममता की टहनियों पर झुलाता सा, खिला औरों को हर्षाता सा, लगे पूजनीय माता सा, लगे पूजनीय माता सा। खुद मिटकर पुस्तक बन जाता, खुद मिटकर पुस्तक बन जाता, हमारा हर पल ज्ञान बढ़ाता, अपने फल कभी खुद न खाता, जड़ों से सदैव जुड़ा है रहता, लगे आदरणीय अध्यापक सा, लगे आदरणीय अध्यापक सा। प्रकृति, धन्यवाद। प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहता, प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहता, चले हवा तो संग झूमा करता, चले हवा तो संग झूमा करता, हर मौसम में पनपता रहता। चाहे उसकी सारी पत्तियां टूट जाएं, टहनियां सूख जाएं, उसके बाद भी वो आशाहीन नहीं होता, फिर उसको फिर भी पनपता रहता है, और फिर उसमें हरी पत्तियां आ जाती हैं अगले मौसम में, पर वो कभी भी निराश नहीं होता, आशा नहीं छोड़ता। तो चले हवा तो संग झूमा करता, हर मौसम में पनपता रहता, मन में मिठास भरता रहता, लगे दिल में बसे हमराही सा, लगे दिल में बसे हमराही सा। पक्षियों के लिए यह नीड़ बनाता, पक्षियों के लिए यह नीड़ बनाता, खुद दोपहरी में तपता, खुद दोपहरी में तपता, नन्हे पौधों को छांव में ढांके रहता, नन्हे पौधों को छांव में ढांके रहता, औरों के सुख की खातिर जीता, औरों के सुख की खातिर जीता, लगे पूजनीय पिताजी सा, लगे पूजनीय पिताजी सा, पिताजी सा। धन्यवाद, धन्यवाद। कोई पूजता कोई जलाता, कोई पूजता कोई जलाता, कोई काटता कोई लगाता, जो है काटता खुद के लिए गड्ढा खोदता, जो है काटता खुद के लिए गड्ढा खोदता, जो उगाता नव जीवन पाता, जो उगाता नव जीवन पाता, लगे कर्म का महत्व समझाता सा, लगे कर्म का महत्व समझाता सा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे हमें। सूर्य इसका पिता कहलाता है, वसुंधरा इसकी माता, दोनों का नाम रोशन है करता, दोनों का नाम रोशन है करता, शीतलता से जीवन भरता, शीतलता से जीवन भरता, लगे पुत्र धर्म निभाता सा, लगे पुत्र धर्म निभाता सा। पौधे से ये पेड़ बना, पौधे से ये पेड़ बना, पहले था कोमल अब मजबूत तना, पहले था कोमल अब मजबूत तना, तूफानों में रहा बना, तूफानों में रहा बना, लगे सफलता का मार्ग दिखाता सा, लगे सफलता का मार्ग दिखाता सा। पेड़ है अपना जीवन जीता, पेड़ है अपना जीवन जीता, कर्म से कभी जी न चुराता, कर्म से कभी जी न चुराता, फल की चिंता कभी न करता, कोई भी खाए उसका फल, उसको कोई चिंता नहीं है, जाना अनजाना कोई भी। पेड़ है अपना जीवन जीता, कर्म से कभी जी न चुराता, फल की चिंता कभी न करता, लगे गीता सार समझाता सा, लगे गीता सार समझाता सा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने बहुत यथार्थवादी और बहुत सार्थक कविता पढ़ी, बहुत सुंदर कविता है जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उपमाएं तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
पेड़ है, प्रकृति है, तो सब कुछ है, वो पिता भी है, आदरणीय भी है। आपने जो बोला एकदम सही बात बोली। पेड़ के बिना तो मनुष्य का कुछ भरोसा नहीं, कल है कि नहीं है। धन्यवाद वास्तव में संदेश देती हुई कविता थी, बहुत सुंदर। मैं यहाँ कहना चाहूंगी, अजय जी को भी बताना चाहूंगी, सारे पटल पे जो साथी उन्हें भी बताना चाहूंगी, इंदु जी यूबीआई की काफी सक्रिय लेखक हैं। और अभी हाल ही में हमने एक 25 दिवसीय लेखन प्रतियोगिता की थी, जिसमें पूरे 25 दिन तक रोज एक टॉपिक जाता था। पूरे 25 दिन निरंतर रोज अलग अलग टॉपिक पे लिखना आसान नहीं होता। बहुत सुंदर कविताएं, अपने समय को किस तरह से मैनेज करती हैं मैं नहीं जानती, पर इतना अच्छे से, इतना एक एक टॉपिक को सोच समझ के उस पर लिखना, रचना करनी आसान नहीं होता। बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं इंदु आप, बहुत सुंदर का। धन्यवाद सपना जी, आपको श्रेय जाता है कि आप निखार रहे हैं हर कवि को, हर एक कवि की जो भावनाएं उनको बाहर लेकर आ रहे हैं इंदु जी। और ये सब जो साथ हैं यहाँ पे, इनकी भी हर अपनी अपनी तौर पे कोशिशें जारी हैं। हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब खुद व्यक्ति अपनी ठान लेता है तो फिर वो कर पाता है। हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन जो कर पाता है उसके लिए ये बहुत उसकी तारीफ है ये खास। तो इसलिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में दिगंबर जी भी आए हैं। अजय जी, हमारे दिगंबर सर जो हैं हमारे यूबीआई पटेल के जो हैं, कहना चाहिए हमारे मेंटोर, हमारे गाइड, जो हमें पकड़ के चलना, उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। दिगंबर नासवा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणाम का अभिवादन हमारी ओर से, सभी की ओर से। सभी को मेरा प्रणाम। आपका इतना अच्छा कविता पाठ हो रहा था, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं कुछ देरी से आ पाया, लेकिन कोशिश है मेरी कि आपके साथ जुड़ा रहूं अभी भी। हमारा सौभाग्य है कि अगर आप जुड़े रहेंगे हमें और अच्छा लगेगा। हमारा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपका संचालन इतना मधुर है और इतनी सुंदर रचनाएं पढ़ी जा रही हैं कि मुझको भी एक सम्मोहन में बांधा हुआ है सबने। यहाँ से बाहर जाना जो है वो अब मुनासिब भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। और मैं ये एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी इंदु ने पेड़ की बात करी, और यूबीआई का जो पेड़ दिख रहा है उसके तने के नीचे जो जड़ है वो है हमारे दिगंबर सर हमारे लिए। तो इसलिए उनका इस मंच पे आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात। बहुत खूब। उनकी उंगली पकड़ के सीख रही हूँ बहुत सारी चीजें और आगे बढ़ रही हूँ। तो इसलिए मंच पे उनका होना बहुत हमारे लिए बड़ी बात है हमारे लिए। सर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दिगंबर सर आपका। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सपना जी, अगर आप अनुमति दें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बीच में बिहार के मुंगेर में जन्मी आदरणीय मधु चौरसिया, जिनका नाम नहीं मधु आता। देखिए जब वो कविता पढ़ेंगे या कुछ बोलेंगे तो मधु तो अपने आप आएगा ही आएगा। आप एक पत्रकार हैं और वर्तमान में बीएचएफ रेडियो लंदन में आप कार्यरत हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे उनको, वो मधु तो उनके चेहरे पर ही ऐसे लगता है कि अभी देखिए मधु टपकेगा। तो उनके लिए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं और उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि काली रातें भी जिनको गंवारा न थी। अब मधु जी आप अपने आप को इन पंक्तियों से कैसे लिंक करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो पढ़ के छोड़ देता हूँ। काली रातें भी जिनको गंवारा न थी, वे अंधेरे से काजल बनाने लगे। काली रातें भी जिनको गंवारा न थी, वे अंधेरे से काजल बनाने लगे। साथ जीने की मरने की भूले कसम, बेहया वे बहाने बनाने लगे। तो ऐसी होती है बेवफाई। आप देखते हैं मधु जी क्या लेकर के आती हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर पंक्तियों के लिए अजय जी। और इस मैंने तुक्का मारा है, मुझे नहीं पता कि आप वियोग पढ़ने जा रही है, संयोग पढ़ने जा रही है, वीररस पढ़ने जा रही है। मुझे लगा कि शायद आप भी कुछ ऐसा पढ़ें, शायद, पता नहीं। जी 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 मैं एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसमें कि जैसे अक्टूबर का महीना जब शुरू होता है तो आप देखते हैं हमारे यहाँ त्योहारों की झड़ी लग जाती है। एक के बाद एक त्योहार, बहुत से त्योहार आने शुरू हो जाते हैं। तो उसी पर मेरी ये कविता है, याद तुम्हारी आती है। अपनों से याद ही आ रही है। जी 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 जी। अपनों से दूर जब भी मैं जाती हूँ, याद तुम्हारी आती है। अपनों से दूर जब भी मैं जाती हूँ, याद तुम्हारी आती है। जब कहीं बजते हैं ढोल नगाड़े, याद तुम्हारी आती है। याद आती है बचपन की वो गलियां,
याद आती है वहां की सौंधी मिट्टी की खुशबू, जहां खेला करते थे हम नंगे पांव। याद आती है माँ की वो प्यार भरी फटकार, याद आती है माँ की वो प्यार भरी फटकार, जिसे सुनने के लिए अब कान तरसते हैं, जिसे सुनने के लिए अब सचमुच कान तरसते हैं। खासकर जब आता है कोई त्योहार तो याद तुम्हारी आती है। याद आता है वो लम्हा जब माँ लेती थी दशहरा के पहले दिन हमारी बलैया। आप देखते होंगे वो कुछ पता नहीं सब हर जगह पहनाते हैं नहीं, कुछ जादू और वो करके और फिर वो पहनाती थी और मानती थी कि शायद ये बलैयों से नजर उतारती थी। जी 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 जी। तो वो दशहरा के पहले दिन लेती थी हमारी बलैया, झाड़ फूक कर न जाने क्या पहनाती थी गले में, झाड़ फूक कर न जाने क्या पहनाती थी गले में। माँ से दूर अब कौन ले ऐसी बलैया, माँ से दूर अब कौन ले ऐसी बलैया। याद आता है सबके साथ मौज मस्ती का वो बीता पल, याद आता है सबके साथ मौज मस्ती का वो बीता पल। पर अब वक्त कितना बदल गया है, अपने भी हैं कितने दूर दूर। अब देखते हैं कि अब जो है लोग एक जगह टिके नहीं रहते, वो विदेशों तक हैं, हर जगह हर किसी के रिश्तेदार कहीं ना कहीं होते हैं। अब वो त्योहारों में जो मजा पहले आता था शायद अब वो नहीं आता है मजा। तो अपनों से दूर ये सब जो है बहुत काफी दूर दूर हो गए हैं। कभी कभी जी करता है उड़कर चली जाऊं, कभी कभी जी करता है उड़कर चली जाऊं अपनों के पास। इस इंतजार में जीता है मन कि आएगा एक दिन वो खास, इस इंतजार में जीता है मन कि आएगा वो एक दिन खास। त्योहार आता है और अपनी दस्तक देकर न जाने कब चला जाता है, त्योहार आता है और अपनी दस्तक देकर जाने कब चला जाता है। मन मचलता है अपनों से दूर मिलने को, लेकिन ये कैसी मजबूरी है, बैठी हूँ अपनों से दूर इतनी दूर जाने किस आस में, बैठी हूँ अपनों से इतनी दूर जाने किस आस में। शायद कभी तो आएगा वो दिन खास, शायद कभी तो आए वो दिन खास। ये थी मेरी छोटी सी कविता और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बहुत सुंदर मधु जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सपना जी से पूछ लेते हैं एक बार उनको कैसी लगी। मैं ज्यादा अच्छी लगना आवश्यक है, उनका पटल है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, पटल आप सबका है, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। ये जब आप साथ आ गए तो ये आपका पटल है और आपके ही रंग में हम रंगना चाहते हैं। पर सच में ये कहना चाहूंगी मधु जी, आपने जो बातें जो जिस तरह की जो नजर की बात हुई या जो त्योहार हैं वो हमें आज भी जो इतनी दूर हम जो लोग खासकर जो दूर बैठे हैं हम उनको सबसे ज्यादा मुझे लगता याद आते हैं। कोशिश करते हैं, क्यों अजय जी आप भी तंजानिया में कोशिश करते रहते हैं, अलग अलग जगह पे हम लोग बैठ के कोशिश जरूर करते हैं उसके प्रतिरूप बनाने की, यहाँ पे उसको उस तरह से मनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। मगर वो भाव, वो मजा, वो जो कहना चाहिए खुशबू उस माहौल की, वो लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप मुझे आपकी कविता में मुझे वो खुशबू मिली है। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वास्तव में बहुत सुंदर कविता थी। और सपना जी इसके दो पहलू हैं मेरे विचार से। देखिए जब हम भारत में रहते हैं, जैसे मैं उत्तर भारत से आता हूँ, तो ऑब्वियसली जो प्रेम और जो जुड़ाव होता है अपने त्योहारों से वहां पर रहते हुए वो उतना यहाँ पर नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम इसका सकारात्मक पहलू देखें तो वो ये है कि यहाँ पर आने के बाद मेरे को जो तमिल, तेलुगु, बंगाल, पंजाब उन सब के त्योहारों को भी देखने और जुड़ने का आनंद लेने का मौका मिला, जबकि वो हमें वहां पे नहीं मिलता। ये तो बात दोनों पहलू, ये बिल्कुल सही है। जो हम देश में रहने वाले लोग हैं उनको ये मौका बहुत ज्यादा मिलता है। अदरवाइज हम जहाँ के हैं हम वो त्योहार सबसे ज्यादा मनाते हैं, बाकी त्योहार थोड़ा बहुत पता चलता है, आप तो फेसबुक वगैरह के इंटरनेट की वजह से आपको पता चलता है। लेकिन जो अब यहाँ पे हम अलग अलग प्रांतों के लोग जब जुड़ते हैं तो हम हर त्योहार मनाते हैं, कोशिश जरूर करते हैं कि वैसे ही मनाने की कोशिश करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, पर वाकई में बहुत सारे त्योहारों को मना भी पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही अजय जी आपने। तो हमारे बीच में बैठे हैं भाई आशुतोष कुमार, यूके से आते हैं और आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अभी दिगंबर जी आ गए, वरना अभी नारी सशक्तिकरण यहाँ पर ज्यादा थे, मैं और आशुतोष जी थे। तो अब तो खैर हमारी संख्या ठीक ठाक हो गई, दिगंबर जी आ गए तो 3 तो बहुत होते। तो हमारे आशुतोष भाई बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, प्रबंधन में स्नातकोत्तर है
भारतीय उच्चायोग द्वारा सम्मानित है। उनकी पांडुलिपि विश्रांति के पल लंदन से उच्चायोग द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। आप सुविख्यात रचनाकार हैं और एक निजी कंपनी में निदेशक है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में वरिष्ठ परामर्शदाता है, और सबसे ऊपर ये कि एक ये हिंदी प्रेमी है, साहित्यकार हैं, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है और वो यहाँ पर बैठे हैं। आशुतोष जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आशुतोष जी के लिए मैं क्या पढ़ूं, मैं सोच रहा हूँ। आशुतोष जी जो गजल वगैरह लिखते हैं, तो जब ये सुनाते हैं अपनी पत्नी को, तो उनकी पत्नी की क्या प्रतिक्रिया रहती है, वो 4 पंक्तियां केवल सुनाता हूँ मैं। वो कहती हैं कि हमारी बातों से लफ्ज लाते, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, जब हम बोलते उन्हीं के आप लफ्ज बना लेते। हमारी यादों से धुन सजाते, हमारी बातों से लफ्ज लाते, हमारी यादों से धुन सजाते, हमी को गजलों में लिख के गाते, हमी को गजलों में लिख के गाते, ये वो नहीं है तो फिर ये क्या है। अब ये वो क्या है, ये आशुतोष बताएंगे कि ये वो नहीं है तो फिर ये क्या है। आशुतोष जी आइए मंच पर, बताइए कि ये क्या है। परदेश में रह कर भी हम देश में रहने वाले, मातृभूमि को अपने हम दिल में रखने वाले, हम हिंदी वाले, हम हिंदी वाले। तो हम सब हिंदी उत्सव मना रहे हैं, आप सबों को हिंदी उत्सव की शुभकामनाएं। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। गजल और कुछ शेर तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन हिंदी उत्सव था तो मुझे लगा कुछ हिंदी के ऊपर हो जाए। दिगंबर जी आपको प्रणाम, सपना जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी मित्रों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया अब तक, और आगे भी आस्था जी करेंगी। तो अजय जी बहुत सुंदर संचालन आपका। समय न लेते हुए मैं सीधे आता हूँ रचना पर। आशुतोष जी देखिए, संचालन की मेरी जो तारीफ कर रहे हैं वो सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, तो मजबूरी है। इसमें ऐसी कुछ विशेष बात नहीं कि मैं संचालन अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी और कौन संचालन कार्यक्रम के बीच में दूसरा ढूंढेंगे, तो तारीफ ही करके काम चलाना। नहीं, ये तो दर्शक और श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, उनके कमेंट्स बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो शायद अजय जी ने देखे नहीं है कमेंट्स, इसलिए अजय जी ये बात बोल रहे हैं। और अजय जी बहुत जो है ना, आपकी ये बड़प्पन है जो आप कह रहे हैं जो बात, अदरवाइज आपके जैसे संचालन वाकई में बहुत कम लोग कर पाते हैं, और ये आपकी बहुत एक खूबी है जो मैं चाहती थी, इसलिए कि ये मंच सिर्फ आप ही संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, मुझे झाड़ पे चढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी आपका स्वागत है। झाड़ पे मत चढ़िएगा, आम के झाड़ पे चढ़िएगा, वहां से केरियां भी तोड़ के लाइएगा। आशुतोष जी स्वागत है आपका। परदेश में रह कर जब हम जड़ से कटने लगते हैं, क्या बात है। परदेश में रह कर जब हम जड़ से कटने लगते हैं, पूरब और पश्चिम में जब रास्ते बटने लगते हैं, हिंदी अपनी मिट्टी से जुड़ने का हुनर देती है, अनजाने देशों में भी अपना सा घर देती है। क्या बात है, क्या बात है आशुतोष भाई, शानदार। हिंदी अपनी मिट्टी से जुड़ने का हुनर देती है, अनजाने देशों में भी अपना सा घर देती है। और हम जैसे प्रवासी तो भारत से जो भी परिंदे दाना चुगने आते हैं, हर प्रांत से निज भाषा को संग में वे लाते हैं, उड़ने को साथ में सबको एक सा पर देती है, एक डोर में सबको बिंध कर माला सा कर देती है। क्या बात, क्या बात। और आध्यात्म की राह पर जब हम चलते हैं
तो रामायण भगवत गीता वेदों को जब पढ़ते हैं, आध्यात्म की राहों में जब आगे को हम बढ़ते हैं, हिंदी हर ज्ञान को मन में सहज ही धर देती है, भक्ति रूपी सीता जी को श्री राम सावर देती है, भक्ति रूपी सीता जी को श्री राम सावर देती है। अब अजय जी ने गजल की बात की थी तो एक मतलब कुछ शेर कह देता हूँ, वरना एक ही रचना पढ़ा था सभी को। नहीं नहीं बिल्कुल, आप पढ़िए, पूरी गजल भी पढ़े तो पढ़ दीजिए आप, मतलब भड़ास निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कुछ यूँ कहा कि स्वागत है, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं मजाक की। खुद से कभी भी कहा हम तुझको जुदा मानते हैं। क्या बात। खुद से कभी भी कहा हम तुझको जुदा मानते हैं, काफिर भले तुम कहो हम तुझको खुदा मानते हैं। क्या बात। खुद से कभी भी कहा हम तुझको जुदा मानते हैं, काफिर भले तुम कहो हम तुझको खुदा मानते हैं। देखिए आशुतोष जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर। जो आशुतोष जी खुदा कह रहे हैं, ये उन सबको कह रहे हैं जो सुनते सुनते थक गए और जो दरवाजे की तरफ, बच्चों की तरफ और किचन की तरफ देख रहे हैं, अपने आप लोग समझ जाए, उन्हीं को रोकने के लिए आशुतोष जी ने उनको खुदा बोला है। सरिता जी तक बात अभी तक भी नहीं पहुंची है, अगले पायदान तक पहुंचा दिया है, अब आप रुके रहिए। और स्वागत है आशीष भैया। तो और हर बंदगी है, बुत हो कि दीवार आ गई, हर बंदगी है, बुत हो कि दीवार आ गई, मूंदी नजर और खुद को हम गुमशुदा मानते हैं, मूंदी नजर और खुद को हम गुमशुदा मानते हैं। और जन्नत में जिसको हमेशा तुमने छुपा कर रखा है, जन्नत में जिसको हमेशा तुमने छुपा कर रखा है, मौजूद हर शय में उसको हम बाखुदा मानते हैं, मौजूद हर शय में उसको हम बाखुदा मानते हैं। और सागर के आगे आखिर, और सागर में आखिर टिकेगी फिर कब तलक उनकी हस्ती, सागर में आखिर टिकेगी फिर कब तलक उनकी हस्ती, खुद को लहर दूसरों को जो बुदबुदा मानते हैं। क्या बात, क्या बात। तो बस इतना ही काफी है मुझे लगता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई, बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी एक और कवित्री बीच में विद्यमान है, उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। आस्था दे जी, आप बेतिया से आती हैं और अभी आप लंदन में रह रही हैं, यूके में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कवित्री हैं, अनुवादक हैं, विभिन्न विधाओं में आपने साहित्य सृजन किया है और आपकी कविता और कहानियों का संग्रह अंतर्द्वंद के नाम से प्रकाशित हो चुका है। आपको बहुत बहुत बधाइयां हो। आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। और शबनम के आंसू गुलों से बहे हैं, सपना जी ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, कि शबनम के आंसू गुलों से बहे हैं, नजाकत कली की चुराई गई है, क्या बात सर, चुराई गई है। और दूसरी लाइन आस्था जी पे फिट होती है, पहली लाइन तो नहीं हो रही थी लेकिन दूसरी की, कि हमारे दिलों का क्या हाल है कि जब आस्था जी जैसी कवित्री विद्यमान हो पटल पर, तो दिलों के बगीचे में तितली नहीं है, दिलों के बगीचे में तितली नहीं है, उड़ी ये नहीं है उड़ाई गई है, उड़ी ये। तो एक बगीचे में एक ही तितली रहेगी, वो है आस्था जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। कि मैंने आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए, मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही हूँ, हिंदी जितनी स्कूल में पढ़ी है उतनी ही पढ़ी है, पर किताबें पढ़ने का जो शौक रहा है
वो स्कूल के समय से ही आया है। और मैं अपने स्कूल के लिए स्कूल की लाइब्रेरी के लिए बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी लाइब्रेरी ऐसी थी जिसमें साहित्य के लिए बहुत सारी जगह थी। मैं बिहार के बहुत छोटे से शहर से आती हूँ, पर हमारा स्कूल बहुत बड़ा था और हमारी लाइब्रेरी उससे भी बड़ी थी। मतलब हमें कभी ये नहीं कहा गया कि आप एक ही किताब ले सकते हैं या 2 ही, जितनी आप पढ़ना चाहें। तो मैं आज जब हिंदी की बात होती है तो मैं अपने सारे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगी जो स्कूल के दौरान मेरे रहे हैं। मेरे स्कूल का नाम भी आज कहना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय पटल है। संत तेरेसा बालिका उच्च विद्यालय नाम है मेरे स्कूल का। मैं बेतिया शहर से आती हूँ और जो भी मैं लिखती हूँ आज जो भी हमारे गुरुजन रहे हैं, टीचर्स रहे हैं, उन्हीं के कारण लिखती हूँ। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और माता पिता को तो धन्यवाद कहने की मतलब शब्द ही नहीं है ऐसे जो माता पिता को धन्यवाद कहें। कविता जो कहने वाली हूँ वो जो मेरी कविताएं सुनते हैं उनको ये पता होगा कि मैं कविताएं कोई ना कोई संदेश देने के लिए लिखती हूँ। कोई ना कोई उसके पीछे, मेरी कविताओं के पीछे कोई ना कोई मोटिव रहता है, मतलब कहने का कुछ ना कुछ तो पीछे कुछ रहता है। तो इसी उद्देश्य से, इसी मोटिव से ये कविता है मेरी, जो महिलाओं से कुछ मेरी महिलाओं के लिए कविता है। और हर महिला जो न केवल इस पटल पे है बल्कि जो भी इसको सुने उन सब के लिए है। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में औरत को देवी का दर्जा दिया गया है, इसलिए जो त्याग है उसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया है। बहुत ही त्याग की महिमा इतनी ज्यादा है कि स्त्री को मानव मानने की गलती भी हम नहीं करते। हम उसे मानव ही नहीं मानते, हम उसे देवी मानते हैं। और जो देवी के पटल से उतरी उसको पथभ्रष्ट मान लेते हैं। तो आम जीवन में मानवीकरण स्त्री का होना कितना आवश्यक है उस पर यह कविता है। कविता का शीर्षक है आज कहने दो। खामोशी को अपनी शालीनता का प्रमाण न समझो। खामोशी को अपनी शालीनता का प्रमाण न समझो, बस करो त्याग का ये खोखला सम्मान न लो। ये तुम्हारा मौन मुझे झकझोरता है अंदर से, कहूंगी आज मैं जो सच है मुझे कहने दो। क्यों हर बात पर तुम्हारे ताले हों? क्यों हर बात पर तुम्हारे ताले हों? जब लोगों की सोच पर लगे जाले हों, तुम्हारे सपनों पर क्यों इस तरह से बंदिश हो? तुम्हारे सपनों पर क्यों इस तरह से बंदिश हो, जैसे औरत होकर कि तुमने कोई साजिश हो। तो खामोशी को अपनी शालीनता का प्रमाण न समझो। क्यों तुम्हारी आगे बढ़ने की हर राह में बस रोड़े हों? क्यों तुम्हारे आगे बढ़ने की हर राह में बस रोड़े हों? भले ही मुश्किलों के पहाड़ तुमने तोड़े हों, सबको संभालना बस तुम्हारी जिम्मेदारी हो, पर तुम अकेली लड़ो जब भी तुम्हारी बारी। एक बार फिर से कहूंगी कि क्यों तुम्हारी आगे बढ़ने की हर राह में बस रोड़े हों, भले ही मुश्किलों के पहाड़ तुमने तोड़े हों, सबको संभालना बस तुम्हारी जिम्मेदारी हो, पर तुम अकेली लड़ो जब भी तुम्हारी बारी हो। तो खामोशी को अपनी शालीनता का प्रमाण न समझो। ये एहसासों के फलसफे बस अब रहने दो। ये एहसासों के फलसफे बस अब रहने दो। बनाओ एक फहरिस्त अपने ख्वाबों की। बनाओ एक फहरिस्त अपने ख्वाबों की। मत चुनो सामान कुछ दिलजोई के। मत चुनो सामान कुछ दिलजोई के। अपनी जिंदगी के एक खाने को तो अपने नाम करो। तो खामोशी को अपनी शालीनता का प्रमाण न समझो। जिंदगी वक्त है, जिंदगी वक्त है, ये भी गुजर जाएगी। लड़ना सीखो, थिरकना जानो, कुछ नया सा करो। जिंदगी वक्त है, ये भी गुजर जाएगी। लड़ना सीखो, थिरकना जानो, कुछ नया सा करो। बहुत तलाशा लोगों के सपनों में खुद को अब तक। बहुत तलाशा लोगों के सपनों में खुद को अब तक। खुद को तराशो, खुद को तराशो, नजरिए को एक नया आयाम तो दो। तो खामोशी को अपनी शालीनता का प्रमाण न समझो, बस करो त्याग का ये खोखला सम्मान न लो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत 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 बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत 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 मुझे लगी है आस्था जी
बहुत प्यार, हर एक शब्द, हर एक पंक्ति बहुत सुंदर थी, पर एक जो खास पंक्ति जो मेरे दिल को छू, जिंदगी का एक कोना अपने नाम करो, वो जो लाइनें, अगर आप फिर से वो लाइनें क्या पढ़ पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ देती हूँ। बहुत सुंदर लगी वो मुझे, वो जो खास जो 2-4 लाइनें हैं, मुझे लगता है हर औरत को सुननी चाहिए और रोज सुननी चाहिए, क्योंकि जिंदगी है ये तो चली जाएगी और ये कटी जाएगी, सबकी कटती है, आपकी भी कट जाएगी, पर वो जो एक कोना है ना जिंदगी का, अपने नाम जिसने कर लिया उसने सच में जिंदगी जी ली है। ये बहुत बड़ी बात आपने इस कविता में कही, बहुत सुंदर। ये एहसासों के फलसफे बस अब रहने दो, ये एहसासों के फलसफे बस अब रहने दो, बनाओ एक फहरिस्त अपने ख्वाबों की, मत चुनो सामान ये कुछ दिलजोई के, मत चुनो ये सामान कुछ दिलजोई के, अपनी जिंदगी के एक खाने को तो अपने नाम करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास 2 कविताएं थी, एक प्रवासी के ऊपर थी और एक ये थी, मैं असमंजस में थी कि कौन से सुनाऊं, फिर ये दोनों सुना दीजिए, हम दोनों सुनेंगे। क्यों अजय, आपका कुछ और कार्यक्रम तो नहीं है आगे लगा हुआ? आप बाकी से पूछ लीजिए, हम तो दूसरे। नहीं, स्वागत है आस्था जी का, स्वागत है। और जो आस्था जी ने अभी पंक्तियां बोली, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक पंक्तियां, कारण क्या कि सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं हमेशा, नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। क्या वास्तव में नारी को सशक्तिकरण की आवश्यकता है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, क्या वास्तव में नारी को सशक्तिकरण की आवश्यकता है? सही बात। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि एक तरफ हम बोलते हैं कि नारी देवी है, और मैं तो कहता हूँ कि नारी को प्राथमिकता देना ठीक है, नारी को प्राथमिकता दो, उसका कुछ शारीरिक उतना बल नहीं वैसा होता जितना पुरुषों में होता है, लेकिन कहीं से भी वो कमजोर नहीं होती, कहीं से भी वो पीछे नहीं होती। हम चाहे अपने पीछे जाके पुरातन सभ्यता, संस्कृति, अपने धर्म ग्रंथों कहीं पर भी देख ले, नारी को कहीं पर भी कमतर नहीं आंका गया है। अब अपवाद तो हर जगह हर स्थिति में होते ही हैं, हर युग में होते हैं। जी ध्यान से बोलिएगा, पत्नी सुन रही है पीछे। हाँ, मैं वो सुन रही हूँ, और मैं एकदम बेबाक तरीके से बोलता हूँ, चाहे कोई भी हो, मुझे डर नहीं कि इतनी नारी यहाँ पर बैठी है। और मैं यही बात कहता हूँ कि जितने लोग भी कहते हैं नारी सशक्तिकरण या नारियों को पुरुष से कंधे मिलाकर रखने चलने की जरूरत है, मैं कहता हूँ जरूरत ही नहीं है। नारी है, सुकोमल है, सुकोमल रहे, उसकी गरिमा उसी में है, उसकी शालीनता में ही उसकी शोभा है। तो पुरुष बनने की क्या आवश्यकता है? खुद चांदनी संपूर्ण है, आतप से होड़ ना करे। आतप बोलते हैं धूप, चांदनी में जो शीतलता है उसको धूप के बराबर पहुंचने की आवश्यकता क्या है? खुद चांदनी संपूर्ण है, आतप से होड़ ना करे, रूप किसी और का स्वरूप छोड़ ना धरे, पूछेगा कोई चांदनी जो शीत ही नहीं मिले, कहीं सभी बने पुरुष नारीत्व ही नहीं मिले, कहीं सभी बने पुरुष नारीत्व ही नहीं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी, आपकी अगली कविता का स्वागत है। अगली कविता जो है वो प्रवासियों के ऊपर है, और ये कविता शायद मुझे ऐसा लगता है कि अजय जी ने सुनी होगी, फिर भी मैं ये कविता सुनाती हूँ, क्योंकि बाकी सारे लोग ही भारत से बाहर हैं। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले बात हुई कि हम देश से जब बाहर रहते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि मैं हिंदी में कविताएं तो बचपन से ही लिखती हूँ, पर कहने का साहस लंदन आके ज्यादा हुआ है, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है जो मुझे लग रहा है कि मेरी ये कविताएं जो हैं मुझे जड़ों से जोड़ रही हैं, तो इसलिए ज्यादा खुल करके कह पा रही हूँ। तो कविता का शीर्षक है एक अरसे से। एक अरसे से घर नहीं गई मैं, एक अरसे से घर नहीं गई मैं, सुना है कोई देश से लौट कर आया है, आज ही शाम को उसने मेरी माँ का दिया हुआ, आज ही शाम को उसने मेरी माँ का दिया हुआ एक पैकेट मेरे दरवाजे पर भी रखवाया है। एक अरसे से घर नहीं गई मैं, उसके जाने के बाद ही दरवाजा खोल पाई हूँ। और मुझे लगता है आप सब इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। बहुत सुंदर रचना है ये, मैंने सुनी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप ये रचना आज पढ़ पा रही हैं। बहुत सुंदर रचना है। बहुत धन्यवाद सपना जी। और उसके जाने के बाद ही दरवाजा खोल पाई हूँ, बंद दरवाजे से ही
शुक्रिया ऐसा चिल्लाया है। दस्तानों में कैद कपकपाते हाथों ने डिसइंफेक्टेंट से मानो उस पैकेट को नहलाया है। एक अरसे से घर नहीं गई मैं। देखती हूँ बड़े अपनेपन से इस डब्बे को, देखती हूँ बड़े अपनेपन से इस डब्बे को, मेरे घर से आए हुए इस सामान में, मेरी मिट्टी की सोंधी खुशबू से सराबोर, मेरी मिट्टी की सोंधी खुशबू से सराबोर, इसे देख बादल से घिरा आसमान आंखों में उतर आया है। एक अरसे से घर नहीं गई मैं। इस छोटे से पैकेट में शायद ही कुछ समाया होगा, इस छोटे से पैकेट में शायद ही कुछ समाया होगा। माँ ने डब्बे में बहुत सा प्यार छिपाया होगा। तपिश जिंदगी की कम लग रही है मुझे, तपिश जिंदगी की कम लग रही है मुझे। इस डब्बे पर पापा ने हाथ तो जरूर फिराया होगा। बड़े अरसे से घर नहीं गई मैं, और गुजर जाएगा ये भी वक्त बहुत जल्द ही, गुजर जाएगा ये भी वक्त बहुत जल्द ही। और इस बार जो वापस मैं घर आऊंगी, बना के रखना वो आलू वाली सब्जी माँ। एक बार फिर अमृत में चख पाऊंगी, एक बार फिर अमृत में चख पाऊंगी, एक बार फिर अमृत में चख पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी और बहुत प्यार से भरी रचना है वो। उससे ज्यादा मुझे लगता है जो माँ का प्यार और जो पिता का दुलार जो आपने उसमें जो बूंद दिया है, और जो विदेश में रहने वाले सारे लोग जो आज यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है उसके भावों को समझ रहे होंगे। सच में भावुक कर दिया आपने मुझे। और ये कविता मुझे लगता है मैंने आपके साथ एक पटल साझा किया था, वहां पे आपने पढ़ी थी। बहुत अच्छा लगा कि आपने कविता आज के लिए चुनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। दिल्ली में रोई कर आज भी आंखें छलक गई। बहुत सुंदर कविता, बहुत भावुक। दर्द एक ऐसी चीज है सपना जी जो हर किसी को जोड़ता है, कुछ कह पाते हैं कुछ नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आगे जो है अजय जी, आप मैं चाहूंगी कि सबसे सुनने के बाद अजय जी को ऐसे कोरे कोरे तो नहीं भेजेंगे। अजय जी की कविताएं और अजय जी की रचनाएं हम हमेशा इतने मन से सुनते रहे हैं, और आज मुझे लगता है सारा यूबीआई मंच, क्या कहते हैं दिगंबर जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि जो है ऐसा इतना जबरदस्त वातावरण बना हुआ है, इतना जबरदस्त प्रवाह चल रहा है, तो सुनना तो सभी को चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ संचालन से काम नहीं चलेगा। सपना जी आपको भी सुनेंगे, और अगर मेरा नंबर अभी लग रहा है तो मैं सुना देता हूँ। मुझे भी सुनेंगे, मैं तो रोज सुना रही हूँ आजकल। तो मुझे लगता है यूबीआई वाले तो पक गए होंगे मुझसे, अब रोज उठ जाती है, रोज आ जाती है, रोज सुना देती है। नहीं कोई बात नहीं, हम लोगों के लिए तो आपका वादा जरूर रखूंगी, बिल्कुल रखूंगी। आप सुनाइए, पर मैं आपको सुनना चाहती हूँ इस वक्त। जी, मैं वही अपने पहले संदेश वाली पंक्तियों से आरंभ करता हूँ, हिंदी को नमन करते हुए कि अधरों पे ना हिचक हो, ना लेखनी को शंका। अधरों पे ना, हमें बोलने में, हिंदी बोलने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, हिंदी लिखने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मेरा इतना सा संदेश है। और नई पीढ़ी के लिए, नए बच्चों के लिए विशेष रूप से, जहां आवश्यक हो वहां पे आप अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जो बोलना है बोलिए, लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है, जहां हिंदी बोल के आपका काम चलता है, आप हिंदी ही बोलिए। तो अधरों पे ना हिचक हो, ना लेखनी को शंका, हनुमान बन जला दे मन के झिझक की लंका। हिंदी का वज्र थामे भाषा कारण है बंका, हिंदी का वज्र थामे भाषा कारण है बंका। हिंदी है हम बजा दे, हिंदी का जग में डंका, हिंदी है हम बजा दे, हिंदी का जग में डंका। और आगे कुछ पंक्तियां रखता हूँ सपना जी, और सभी मित्रों के सामने निवेदित करता हूँ कि हिंदी क्या है। हिंदी केवल भाषा नहीं है,
और साहित्यकारों के लिए तो हिंदी का वैसे भी एक विशेष महत्व होता है कि कविता की नायिका का 16 श्रृंगार हिंदी, वीरों की नाड़ियों में दहका अंगार हिंदी, दीनों की वंचितों की करुणा पुकार हिंदी, आंचल में उमड़े माँ की बन दुग्ध धार हिंदी, कविता की नायिका का 16 श्रृंगार हिंदी, वीरों की नाड़ियों में दहका अंगार हिंदी, दीनों की वंचितों की करुणा पुकार हिंदी, आंचल में उमड़े माँ की बन दुग्ध धार हिंदी, वाणी पे सजने वाला है अलंकार हिंदी, वाणी पे सजने वाला है अलंकार हिंदी, भाषा नहीं है केवल है संस्कार हिंदी, भाषा नहीं है केवल है संस्कार हिंदी। तो मेरा ये मानना है कि हिंदी को हम केवल भाषा ना माने, तभी हिंदी का उत्थान संभव हो पाएगा। मैं यहाँ बात भाषणबाजी नहीं करना चाहता सपना जी, केवल एक बहुत विशेष मुख्य बात है और वास्तविकता ये है कि अगर हमें रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पढ़नी है तो आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आप कितने भाव उसके पकड़ पाएंगे? जो भाव अपनी भाषा से आते हैं मुझे नहीं लगता कि वो अनुवादित चीज से आ पाएंगे। तो इसलिए अगर हमें अपने संस्कार सीखने, अपनी संस्कृति समझनी है तो भाषा को हम नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और बस यही कोशिश जारी है, आपकी भी जारी है, हम सभी की जारी है। ईश्वर ने चाहा तो इस मुहिम में हम सब बिल्कुल पूरे उतरेंगे और कोशिश जारी रहेगी जब तक हिंदी को हम पूरी तरह से कहना चाहिए कि हर एक बच्चे को के मन में से ये मन का भाव नहीं हटा देंगे कि हिंदी बोलने से उसे हीन भावना आए, वो मतलब गर्व से हिंदी बोले, ये भावना। मैं तो ये कहता हूँ, और जब भी मैं बोलता हूँ, जहां मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं तो ये कहता हूँ कि स्टेटस सिंबल, प्रतिष्ठा सूचक, हम बोलते हैं कि जब हम अंग्रेजी बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा कि हम पढ़े लिखे हैं, और स्टेटस सिंबल है कि हाँ इंटेलिजेंट है, ये है वो। मैं ये मानता हूँ कि जिसको हिंदी नहीं बोलनी आती, हिंदी नहीं लिखनी आती, वो अपने प्रतिष्ठा सूचक का ध्यान रखे, वो सोचे कि उसकी प्रतिष्ठा का क्या स्तर है। का ही नहीं पता, उसे अपनी खुद की भाषा नहीं आती तो दूसरे की वो ठीक है, आप उसे टूल की तरह यूज करो, आपको नौकरी में जरूरत है आप उसे यूज करो, मगर वो आपकी भाषा नहीं है। अपनी भाषा को छोड़ दो और दूसरे की भाषा को अपनाओ, वो जरा गलत बात हो जाती है। हर एक भाषा की आप इज्जत करिए, बिल्कुल करिए, मगर अपनी भाषा का तिरस्कार करना तो कहीं से कहीं तक सही बात नहीं है। और ये मुझे लगता है हम बड़ों को अपने आप से कोशिश करके अपने बच्चों में जब तक हम ये बात नहीं डाल पाएंगे तब तक ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे इसको, धरोहर को हमारी समेट के रखना और संस्कृति को पकड़ के रखना। और पता नहीं अजय जी आपको ये लगता होगा, या आशुतोष जी, आप लोग सब लोग यहाँ हैं, जब बात इस बारे में निकली है तो मैं सच में ये बात भी पूछना चाहूंगी कि आपको ये ऐसा नहीं लगता कि हम भारत से बाहर रह के शायद हम फिर भी हिंदी पे ज्यादा कुछ काम कर पाते हैं? क्या मैं यहाँ पे थोड़ा एक अनुभव बताना चाहूंगी। जैसे मेरा बेटा छोटा है, कुछ प्री स्कूल में जाता था, और इंडिया में मतलब जब हम भारत में रहते हैं तो बात होती है कि बच्चे को स्कूल में अंग्रेजी में बात करनी है। जब हम यहाँ लेकर आए तो हम घर में उससे हिंदी में बात करते थे, और चूंकि एक काफी लंबा अंतराल हो गया था तो वो हिंदी में बात करता है, और उसकी हिंदी बहुत अच्छी है क्योंकि हम घर में हिंदी में बात करते हैं, और वो दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ भी बात करता है। तो मैं जब उसको स्कूल लेकर गई तो मुझे ये परेशानी थी कि उसको अंग्रेजी तो आती नहीं है। तो मैंने उसके टीचर से कहा कि मैं घर में उससे अंग्रेजी में बात करूंगी ताकि वो मतलब आपसे बात कर सके। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही मुझे कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप उससे घर में उसकी मातृभाषा में बात करें, क्योंकि कम्युनिकेशन सीखना जरूरी है। लैंग्वेज तो वो सीख ही सकता है, और जब वो अपनी मातृभाषा को लेके उसमें आत्मविश्वास रहेगा तभी उसके अंदर आत्मविश्वास रहेगा। और ये बात मेरे साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं जब भारत में थी मेरी बेटी को लेके ये बात हमेशा होती थी कि स्कूल में अंग्रेजी में ही बात करनी है। तो मुझे ये चीज बहुत लगी कि यहाँ आने के बाद शायद हम खुद भी थोड़े ये जागरूक हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को भाषा या संस्कृति या जो भी हमारी जो
जो हमारा पूजा पाठ या जो भी है हम उसको सिखा सके, क्योंकि हम ही एक सिखाने का स्रोत है। लेकिन ये भी चीज है कि भाषा के प्रति झुकाव इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अगली पीढ़ी को हम ही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी सपना जी, ये हम इंडोनेशिया में थे तो वहाँ इंडोनेशियन ही बोलनी पड़ती है पूरे टाइम बच्चों को। और तो मेरा बेटा छोटा था, तो एक मिथ है कि आप या तो इंग्लिश में अच्छे हो सकते हो या आप हिंदी में अच्छे हो सकते हो, दोनों भाषाओं में अच्छे नहीं हो सकते। बट मैंने उसको बचपन से ही दोनों ही भाषाओं में उसका ज्ञान बढ़ाया, क्योंकि भाषा तो आदर करने की चीज है, वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, कोई उसमें वो नहीं है। और आप मानोगे नहीं, जब ग्रेड 10 में ICSE बोर्ड्स में उसके फाइनल्स में ही टॉप्ड इन हिंदी और इंग्लिश में भी उसने टॉप किया, दोनों भाषाओं में। बहुत सुंदर। तो वो भाव प्रकट करने की ये हमारे हाथ में है, जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक हम नहीं कर पाएंगे इसको। हाँ, तो हमें बच्चों को जरूर सिखाना है। UBI वाले के पटल पे भी हम हिंदी, संस्कृत, अलग अलग भाषाएं, जो आपकी जो रीजनल भाषाएं हैं, पंजाबी, मराठी, अलग अलग भाषाएं पूरे देश विदेश में कहीं भी बैठकर आप UBI के थ्रू सीख सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं हम। तो अगर आप किसी भी बच्चे को जानते हैं जो कि ढूंढ रहा है कि कैसे सीखे, हिंदी नहीं संस्कृत भी, मुझे लगता है कि उन्हें श्लोक पढ़ने तो आने चाहिए। रामायण गीता कैसे पढ़ेंगे बच्चे, उन्हें अगर वो पढ़ना नहीं आएगा तो हिंदी के साथ में संस्कृत भी है, वहाँ पंजाबी है, मराठी है, बाकी की रीजनल लैंग्वेजेस तो हैं ही। पर ये दोनों जो भाषाएं हैं, मुझे लगता है कि एक हिंदुस्तानी को जरूर आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कबीर के दोहे या हम रामायण की 2 चौपाई पढ़ना चाहें तो हमें पढ़नी आनी चाहिए। उसके लिए हमारे को हमारे बच्चे को हिंदी और संस्कृत सिखानी पड़ेगी। तो उसके लिए यदि किसी को जरूरत पड़े तो UBI हाजिर है, और बिल्कुल जोड़िएगा सबके साथ हमें। जी जी जरूर सपना जी, हम जोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि कल्पना जी सोना जाए उसके पहले सरिता जी ने चली जाए, और आशुतोष जी तो मुझे लगता है कि चले ही गए। अरे कहाँ चले गए? मुझे लगता है कि शायद उनको कहीं पर उनका कोई और अगला कार्यक्रम था, कोई बात नहीं। चले। तो दिगंबर जी का इतने ऑडियो ऑन होता है, अगर मैं केवल 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, एक और कविता की बड़ी कविता है, लेकिन मैं 4 सुनाता हूँ, उसके बाद में सपना जी को बुलाएंगे, दिगंबर जी को बुलाएंगे और कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। और आस्था जी आप जगी है ना? हाँ ठीक है। इंदु जी का तो मैं देख पा रहा हूँ, तो अभी तो इनकी तो दोपहर हुई है, लंच खा के अगर बैठे हैं तो नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ, हम लंच की वेट कर रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, हम सोएंगे नहीं, अच्छी बातें हो रही हैं। आप लंच की वेट करिए, हम डिनर की वेट कर रहे हैं। छोटी सी सुनाता हूँ, अच्छी लगेगी मुझे आशा है। सच कहूँ तो अजय, बिल्कुल औपचारिकता ना निभाई जाए, मेरी कविताएं फिर कभी सुन लेना, पर मैं आपकी जरूर अच्छी सी बड़ी सी एक कविता सुनना चाहूंगी। सच कहूँ तो कोई औपचारिकता की बात ही नहीं है, अपना पटल है, जब चाहेंगे तब आके सुनाएंगे हम तो, और आप सब अपने हैं, आपको फिर बुलाएंगे सुनाने के लिए। पर अजय जी की कविता अच्छी, मुझे मन से सुननी है आज। सुनिए आप, फिर संभालिए कविता। ये कविता उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम को कंस ने बुलाया और बोला कि एक बहुत बड़ा उन्होंने उत्सव मनाया है। उत्सव तो क्या था, वो प्रपंच था। कृष्ण बलराम को बुला करके वो मारना चाहते थे मथुरा में। अक्रूर जी को वो भेजते हैं कि जाकर के लेकर के आओ ब्रज से मथुरा में बलराम और श्री कृष्ण जी को। अक्रूर जी वैसे तो कंस के दरबार में थे, लेकिन वो भक्त थे, जैसे उनका हाल वही था जैसे रावण के दरबार में विभीषण का, उसी तरीके से थे अक्रूर जी। हृदय से तो वो भगवत प्रेमी थे, लेकिन वो कंस के दरबार में रहते थे, उसके आगे का पालन करना था। तो जब अक्रूर जी रथ में बैठा करके कृष्ण बलराम को लेकर के चलने वाले होते हैं, उनको पीछे देखते ना, जब कोई जाता हो तो छोड़ने आती हैं गोपियां, राधा जी, यशोदा मैया, नंद बाबा। तो उस समय सब छोड़ने आए, राधा जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और उनके जो मन में भाव उठते हैं, जो वो कहती हैं कृष्ण कन्हैया को, वो सुनिए कि कन्हैया तेरो दर्शन बहुरी कब मिलेगो। बहुरी हम बोलते हैं फिर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होगी, बहुरी करेगो कब, फिर कब करेगा, तो बहुरी में फिर। कन्हैया तेरो दर्शन बहुरी कब मिलेगो, कान्हारे मोहे दर्शन बहुरी कब मिलेगो।
दर्शन बहुरी कब मिले गो, दर्शन बहुरी कब मिले गो, कृष्ण बहुरी कब मिले गो, कान्हा रे मोहे दर्शन बहुरी कब मिले गो, कुम्हिलायो मेरो हृदय बहुरी कब खिले गो, कान्हा रे मोहे दर्शन बहुरी कब मिले गो। देखिए आस्था जी तो सो गई, तो आगे कहते नहीं, आप सोते सोते सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो ग्वालिनों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहती हैं कि ग्वालिन पूछे कब छींकन ते, ग्वालिन पूछे कब छींकन ते, माखन बहुरी बहे गो, कब माखन बहुरी बहे गो, दर्शन बहुरी कब मिले गो, कान्हा रे मोहे दर्शन बहुरी कब मिले गो। और आगे कहती हैं कि व्याकुल व्याकुल जमुना को जल, व्याकुल व्याकुल जमुना को जल, प्यासों कबलों रहे गो। उनको लगता है कि जल भी प्यासा हो गया है, कि जल प्यासों कबलों रहे गो, दर्शन बहुरी कब मिले गो, कान्हा रे मोहे दर्शन बहुरी कब मिले गो, कुम्हिलायो मेरो हृदय बहुरी कब खिले गो। और आगे कहती हैं कि बंसी को बट पन घट वरु तट, ये सारी जगह थी जहां पर घूमने फिरने जाते थे, कि बंसी को बट पन घट वरु तट, सुनो कबलों रहे गो तट, सुनो कबलों रहे गो, दर्शन बहुरी कब मिले गो, कान्हा रे मोहे दर्शन बहुरी कब मिले गो। और आखिरी पद्यांश इस कविता का कि छलकत गागर पर कब आकर, जो शरारतें हमें खराब लगती हैं और जब व्यक्ति चला जाता है या जाने वाला होता है तो उसकी वही शरारतें याद आती हैं, और उन्हीं शरारतों को बार बार खोजने की कोशिश करता है, कि वह वही जो गागर पे वो कंकर मारते थे वो याद करती कि छलकत गागर पर कब आकर, छलकत गागर पर कब आकर, काकर बहुरी लगे गो, कब काकर बहुरी लगे गो, दर्शन बहुरी कब मिले गो, कान्हा रे मोहे दर्शन बहुरी कब मिले गो, कुम्हिलायो मेरो हृदय बहुरी कब खिले गो। बहुत बहुत धन्यवाद इतना मन से सुनने के लिए। आपने कान्हा को पुकारा और मुझे लगता है मधु जी ने कान्हा से हमें मिला दिया है। हाँ जी, वही मैं भी देख रहा था। और अजय जी आपके पीछे जो है एक वो चक्र सा बना हुआ है, वाकई में लग रहा है कि पीछे जो है वो एक मुकुट, एक चक्र बना हुआ है और कान्हा को सुन रहे हैं हम। सच बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब दिगंबर सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आइए पटल पर और अपना कुछ वक्तव्य रखिए या कविता रखिए, अपने विचार अनुभव जो भी आप कहना चाहें। आदरणीय दिगंबर जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो बहुत ही आनंद ले रहा हूँ, और सबने इतनी अच्छी रचनाएं और इतनी अच्छी कविताएं पढ़ी हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है वो क्या पढ़ूं जो मैं आप सबके करीब आ सकूं। तो आप हमारे बहुत करीब हैं, आप बस कुछ पढ़ दीजिए बस। नहीं, मैं काव्य के करीब, आपके काव्य के करीब आने की बात कर रहा था। आप बाकी तो आप सब अब दिल में हैं, और मैं भी आपके दिल में आ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं, मिलेंगे और दिल में जरूर रहेंगे। चलो मैं आपको कुछ बचपन की बहुत बातें हो रही हैं, और पिछले 2-3 दिन से जो है वो विदेश में रहने वाले हम ज्यादातर लोग जो है अपने बचपन को, अपने परिवार को जरूर खोजते हैं पीछे। सर मैं अगर रिक्वेस्ट कर सकूं, और यदि वो कविता आपके पास हो, मुझे याद है आपने एक घर पे अपनी एक कविता लिखी थी, वो अगर हो आपके पास, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, ऑफिस में हैं या कहाँ हैं, अगर वो आपके पास हो और याद हो आपको तो जरूर। तो आपकी मर्जी, जो मर्जी आपसे। हाँ नहीं मैं वो निकालता हूँ, है मेरे पास वो, मेरे को ध्यान है। घर मेरा टूटा हुआ संदूक है। वो हाँ, वो जो कविता है
अभी जब आप बोल रहे हैं तो मुझे वो मन में आई कविता एकदम से कि वो सुनने का मन है। देखिए आज मेरे मन की बातें पूरी हो रही हैं। अजय जी का ये गीत भी मेरे मन में था कि पटल पे हो पाए तो क्या बात ही हो जाएगी, और आस्था जी ने भी मन वाली जो मन से जुड़ी थी मेरे कविता वो सुना दी। देखिए समय आज मेरे साथ है, कहते हैं सरस्वती आज बैठी है तो जो मांग लूंगी मिलेगा, तो देखो सर को भी याद आ जाएगी वो कविता। नहीं मैं वो आपको वो निकालता हूँ जब तक, तब तक मैं आपको एक छोटा सा बंद सुनाता हूँ, जो अगर कोशिश करूंगा कि आप सब, अगर एक ऐसी कच्ची उम्र होती है जब आप 14-15 से लेके 18-20-22 साल तक जो है स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो उनकी यादों को लेके कुछ एक ही बंद सुनाता हूं आपको कि जाने किसने भेजी है पर मुझको तो बेनाम मिली, आज सुबह दरवाजा खोला तो अखबार के नीचे से यादों की खुशबू से महकी एक चिट्ठी गुमनाम मिली। क्या बात कि कुछ अपनी जानी पहचानी अपनी ही आवाज मिली, कुछ अपनी जानी पहचानी अपनी ही आवाज मिली, ताल मिलाती मेज तालियां सपनों की परवाज मिली, टूटे शेर अधूरी नज़में आंखों में गुजरी रातें, फिर किताब के पीले पन्नों पर अटकी एक शाम मिली, और यादों की खुशबू से महकी एक चिट्ठी गुमनाम मिली। क्या बात है। ये एक बंद था मेरा, एक लंबी कविता है लेकिन एक ही सही। और ये कविता पे आता हूं जो सपना जी ने बोला है कि घर मेरा टूटा हुआ संदूक है, कि हर पुरानी चीज से अनुबंध है पर घड़ी से खास ही संबंध है। क्या बात है। रुई के तकिए रजाई चादरें खेस है जिसमें के माँ की गंध है। क्या बात। तांबे के बर्तन कैलेंडर फोटोएं जंग लगी छर्रे की एक बंदूक है, घर मेरा टूटा हुआ संदूक है। क्या बात। शेल्फ पे चुपसी कतारों में खड़ी अध पड़ी कुछ बुक्स कोनों से मुड़ी, पत्रिकाएं और कुछ अखबार भी इन दराजों में करीने से जुड़ी, मेज पर है पेन पुरानी डायरी गीत उलझे नज्म टूटी हुक है, घर मेरा टूटी हुई संदूक है, घर मेरा टूटा हुआ संदूक है। और ढेर है कपड़ों का मैला एक तरफ, ढेर है कपड़ों का मैला एक तरफ, चाय के जूठे हैं मग कुछ उस तरफ, फर्श पर है धूल क्लीनिंग मांगती, चप्पलों का ढेर क्या रखूं किधर, जो भी है कड़वा है मीठा क्या पता, जिंदगी का सच यही दो टूक है, घर मेरा टूटा हुआ संदूक है। और जो भी है जैसा भी है मेरा तो है, घर मेरा अब मेरी माशूक है, घर मेरा टूटा हुआ संदूक है। क्या बात। बहुत सुंदर। इस कविता को जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो जो भाव आए हैं, और आज भी पुरानी बातें पुरानी चीजें उनकी जो बात है वो अलग ही होती है, और उसके साथ आपका जो कनेक्शन, मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति जो घर से दूर है उसे वो अपने घर की बात और अपने घर की चीजें ये जो याद आती हैं। बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर कविता रही सर आपकी, बहुत सुंदर कविता रही। और जब सबने सुनाई है तो हम सपना जी से भी सुनते ही हैं, और भले ही बड़ी मत सुनाइए लेकिन छोटी सुनाइए, लेकिन कुछ ना कुछ तो सुनाइए। और सपना जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, प्रबंधन में स्नातकोत्तर है, तभी इतना अच्छा प्रबंधन कर रही है ये यूनाइटेड बाय इंक का। और देखिए सबका प्रबंधन कर रही है, हम सब लोगों का। आपकी काव्यिक पुस्तक ओस की बूंदे प्रकाशित हुई है, और हिंदी पंजाबी मराठी मलयालम और अब संस्कृत में भी शिक्षा देने का कार्य करने जा रहे हैं यूबीआई लर्निंग लैब के माध्यम से। आप भारत में जब थी तो कई प्रतिष्ठित कंपनियों में विपणन के क्षेत्र में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी, और अभी आप टैरो रीडर हैं, नृत्यांगना हैं, कोरियोग्राफर हैं, कवित्री हैं। आप मेरे को ये टैरो रीडर भी हैं आप। चलिए तो मैं आपसे बाद में अलग से भविष्य भी पूछूंगा। और चलो अब कविता पे आते हैं। मेरे को लंबी कविता सुनाने, आप क्या सुनाएंगे? मैं चार पंक्ति आपको निवेदित करता हूँ कि माना थका सा दिन था पर शाम है सुहानी। हमारी तो शाम है, बाकी काम को नहीं पता। तो माना थका सा दिन था पर शाम है सुहानी,
कुछ बात हो नई सी, कुछ याद हो पुरानी, बस प्रेम से सुने सब अब प्रेम की रवानी, बस प्रेम से सुने सब अब प्रेम की रवानी, श्रृंगार की कहानी, श्रृंगार की जुबानी, श्रृंगार की कहानी, श्रृंगार की जुबानी। तो अब सपना जी से हम सुनते हैं श्रृंगार की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सपना जी का स्वागत। की तो कविताएं मैं करती ही नहीं हूँ, पर ना श्रृंगार आज श्रृंगार की सुना दीजिए, आपको हमने श्रृंगार के लिए आपको बुलाया। चलिए, पर कोशिश करती हूँ माँ के मन से। आप कैसी सुनाना चाहती हैं, बताइए क्या सुनाना चाहती हैं? मैं वही सोच रही हूँ अभी क्या सुनाऊं। मुझे लग रहा है माँ पर ही सुनाने का मन हो रहा है मेरा, क्योंकि जो सबसे सुंदर श्रृंगार है ना, वो माँ का प्यार है जी। सबसे सुंदर श्रृंगार है जो माँ का प्यार है। और श्रृंगार पे वैसे मैं कभी नहीं लिखती, तो माँ के प्यार पे लिखती हूँ कहीं कुछ ऐसे बंद जो हैं जो शायद आप तक पहुंचा सकूं। और मेरा ऐसा बहुत छोटी छोटी भी होती हैं, पर ये मुझे लगता है थोड़ी सी लंबी होगी, अगर चलेगी तो पूरा सुनाऊंगी। जी, स्वागत है आपका। अगर समय हो तो सच कहिए, किसी को भी मैं तकलीफ सुनाइए सपना। बिल्कुल बिल्कुल सपना जी सपना जी स्वागत है। सपना वाले तो बैठे रहेंगे, जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं वो तो नहीं जाएंगे, वो तो बैठे रहेंगे। पर आप लोगों को अगर कोई कार्यक्रम में जाना हो आगे तो इसलिए चलिए सुनाती हूँ। चलिए, आपका आदेश है अजय जी। तो एक कविता मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं सुनाई पहले, ये मैं पहली बार मंच पे सुना रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो वो आपके लिए। मैया मोरी, मैया मोरी तूने तो बहुत समझाया था, मैया मोरी तूने तो बहुत समझाया था, पर मुझे तब समझ ना आया था, अपने आप में ही थी मस्त मैं, अपने आप में ही मस्त थी मैं, तेरे हाथ से तो मैंने खाना भी न खाया था। मुझे लगा आ गई है सारी समझ, मुझे लगा आ गई है सारी समझ, अपना ही मैंने तब गाना गाया था, मैया मोरी तूने तो बहुत समझाया था। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना ख्याल रखना, हम माएँ हमेशा बोलती हैं, जो बच्चे दूर जाते हैं, जिनके बच्चे उनके पास नहीं है, तो ये बात समझ पाएंगे वो। अपना ख्याल रखना, जब भी तुमने खत में ये कहलाया था, मैंने सिर्फ एक लाइन है ऐसे उसे पढ़कर खत को बक्से में सरकाया था, मैया मोरी तूने तो बहुत समझाया था। आज जब समझाती हूँ मैं माँ बनकर अपने बच्चों को वही बातें, आज जब समझाती हूँ मैं माँ बनकर अपने बच्चों को वही बातें, पाती हूँ मैं अपने आप को वहीं खड़ा, जब जब कहती हूँ हर एक वो बात जो तूने थी मुझे बतलाई। कर लो पढ़ाई वही काम है आई, कर लो पढ़ाई वही काम है आई, समय की करना कीमत मेरी जान, कर लो वर्जिश बन जाओ बलवान, आज का काम आज ही निपटाना, क्योंकि कल का नहीं है ठिकाना, कल का कोई नहीं है ठिकाना। दुखी ना हो, दुखी ना हो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हर एक वो बात जो तुमने थी बतलाई, अपने बच्चों को जब जब मैंने समझाई, माँ तुम याद बहुत हो आई, माँ तुम याद बहुत हो आई, माँ तुम याद तो बहुत आती हो, माँ तुम याद तो बहुत आती हो, पर तुम मुझ में ही कहीं मुझको नजर आ जाती हो। अब गले नहीं लगाती हो, बस मुझ में ही कहीं मेरे बच्चों को दिख जाती हो। मेरी बेटी लगवाती है जब भी तेल सर में, जब जैसे तुम ही हो जो मेरी जगह बैठ जाती हो, तब जैसे तुम ही हो जो मेरी जगह बैठ जाती हो, मैया मोरी तुम आज मुझ में से अपनी ही छवि झलकाती हो। फिर भी माँ तुम याद बहुत आती हो, फिर भी माँ तुम याद बहुत आती हो। क्या बात सपना जी, आपने जो है बिल्कुल आज जो है तो जो है नम कर दी आंखें। बहुत सुंदर सपना जी, बहुत सुंदर। सच कहूँ तो दिगंबर सर की एक किताब है माँ पर, और जब सर आए तो मुझे वो किताब याद आई, और मुझे मेरी ये रचना उस समय जैसे ही सर आए तो मुझे वो याद आई, तो मैंने कहा चलो आज जब मौका मिल रहा है तो सुनाई जाए। मुझे लगता है एक आध कहीं पटल पे सुनाई होगी, पर शायद ये नहीं सुनाई है मैंने ज्यादा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर लड़की अपनी माँ की छवि अपने में और बच्चों में जरूर देखती है, और रियली बहुत अच्छी है। आदेश था तो सुनाना जरूरी था, सुना दी अजय जी।
ठीक है। बहुत सुंदर कविता रही सपना जी, आपकी शानदार कविता थी। अगर आप नहीं सुनाती तो ये हमारे मन में रह जाता कि आपसे हमने कुछ सुना नहीं। तो आपका अब आदेश मुझे सर, लगता है आपको कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए। तो अब हम कार्यक्रम को संपन्नता की ओर लेकर के चलते हैं, मुझे लगता है सपना जी। बिल्कुल बिल्कुल। दिगंबर सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम रहा, तो मैं सबका जो है अपना मंच, अपने यूबीआई मंच की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार है मेरा सबको। अजय जी का इतना खूबसूरत मंच संचालन था और सभी की इतनी बेमिसाल रचनाएं थी कि सबने अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी और सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। माँ सरस्वती की कृपा का जो आशीर्वाद आप सबको मिला है, उस आशीर्वाद ने सबको एक आकर्षण में बांध के रखा है। ये इस यूबीआई मंच और सपना जी की मेहनत का, उनके अथक प्रयासों का कमाल है कि जो लगातार विश्व के हिंदी प्रेमी हम इस मंच पर जुटे हुए हैं। ये बात सही है कि भाषा हो तो बढ़ जाती है जिज्ञासा, सहज व्यक्त हो जाती है हर अभिलाषा, और हम इस भाषा को ही मना रहे हैं। आज हमारा 3 दिन का जो ये महाउत्सव है, जापान से लेकर साउथ एशिया के देशों के साथ भारत, खाड़ी के देश से होते हुए अफ्रीका, यूके, यूरोप और अमेरिका के मधुर स्वरों का आनंद हमने लिया इन 3 दिनों में। लेखकों ने मिलकर जो एक तिलिस्मी संसार बुना इस यूबीआई मंच में, सब उसके अंदर जो है वो उसके प्रवाह में सारे बह गए। और आप सबकी रचनाएं भी इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर गजलों का सिलसिला, प्रकृति, प्रेम और बचपन के यादगार लम्हों की एक तर्जुमानी बन के निकला, और साथ के साथ जिंदगी की सच्चाई की एक तस्वीर भी इन नज़्मों में नजर आई, इन कविताओं में नजर आई। मुझे तो लगता है कि ये हमारी गुफ्तगू जो थी किसी मंदिर के घंटियों की तरह थी, और कभी कभी ऐसा लगा कि मंदिरों से, मस्जिदों से अजान भी आ रही है। सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है मेरा, बहुत बहुत सबका अभिनंदन, सबका अभिवादन। सब इस मंच से जुड़े हुए हैं, हमारे मंच से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सब आए। एक बार सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने सुंदर तरीके से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बता दी, और सच में सभी का बहुत धन्यवाद। सभी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी अपनी तरफ से सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सरिता जी आई मेरे कहने से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे कहने से कौन कौन है, कल्पना जी आई प्रणाम करता हूँ आपको, आस्था जी आई बहुत बहुत नमस्कार, मधु चौरसिया जी चली गई आने के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप सुनेंगे फिर बाद में। आशुतोष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। इंदु जी ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सपना जी का तो ऑटोमेटिक धन्यवाद है ही है। दिगंबर जी आए, बहुत अच्छा लगा। आप आए हृदय तल से आभार है, क्या बात। आप आए हृदय तल से आभार है, अब समय है विदा लेके चलना हमें, फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं हम कभी, फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं हम कभी, तब तलक दिल के कोने में रखना हमें, आप आए हृदय तल से आभार है। बहुत बहुत आभार। इतने सुरीले आभार और इतने सुंदर समापन के बाद मैं कुछ भी ना कहते हुए पूरे श्रोताओं को सबका नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ सर कविगण का, और लाइव फीड को अभी यहाँ क्लोज करती हूँ। कल फिर मिलेंगे, कल दोपहर 2:30 बजे भारत के समय पर और शाम को 5 बजे मलेशिया समय के अनुसार बच्चों के साथ सभा बुनने वाले हैं। कल बच्चे आएंगे, वही संचालन करेंगे, वही पूरी कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाएंगे, और बहुत सुंदर सुंदर काव्य पाठ 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे कल इस मंच पे, मुझे लगता है 17 बच्चे एक साथ आएंगे और अपनी कविताएं हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं